यस। तो अब हम तीसरा चार्ट चालू करेंगे, और ये तीसरा चार्ट, यस, एक मिनट एक मिनट ना। हाँ, हम तीसरा चार्ट चालू करेंगे जिसमें अभी हम एग्जाम्पशंस देख लेते हैं। एग्जाम्पशन का मैं मेरी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है वही यूज़ करूँगा, क्योंकि कोई एग्जाम्पशन में कोई एडिशन तो नहीं है आपके अटेम्प्ट के लिए। तो ये तीसरे चार्ट में एग्जाम्पशन का वही रिकॉर्डेड सेशन में इसके आगे यूज़ करूँगा, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरह से हैं। तो बेटा एग्जैक्टली सेम यहाँ पे सीक्वेंस है, अगर एक दो इधर उधर सीक्वेंस हो गया तो आप उतना देख सकते हो, लेकिन अभी हम एग्जाम्पशन देखेंगे और फिर बचा हुआ पेमेंट, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न चैप्टर्स यहाँ और इनवॉइस चैप्टर हम बेटा लास्ट सेशन में अपलोड करूंगा, और कस्टम रिवीजन का भी सेशन में आज आपको अपलोड करके दूंगा, तो फटाफट रिवीजन कर लेना आपने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे चालू करते हैं हमारा ये चार्ट एग्जाम्पशन से रिलेटेड। अब कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, चुपचाप सुन लो, बाकी सब एंड में पूछना मुझे, आपके जो भी क्वेश्चंस और डाउट है। ठीक है, और फिर से मैं कहता हूँ इन बिटवीन लेक्चर किसी भी रीज़न की वजह से, क्योंकि मैंने दो कनेक्शन लेके रखे हैं और प्रॉब्लम है कि दोनों कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ बारिश की वजह से, इसलिए इन बिटवीन अगर किसी की स्पीड कम हुई या हमारी स्पीड कम हुई तो रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर दिए जाएंगे, या फिर मेरे सॉफ्टवेयर जिसको मैंने रिपेयर किया है, फिक्स किया है, इसने अगर यूट्यूब के साथ लिंक छोड़ दिया तो मैं इमीडिएटली वापस कनेक्ट हो जाऊँगा, डोंट वरी। तो आपको इमीडिएटली मैं लाइव की लिंक वापस जनरेट करूँगा, तो आपने से वेट करना है, जाना नहीं है, एग्जिट नहीं होना है। क्लियर? यस और नो? बेटा क्वेश्चंस वगैरह सब बाद में आपके जो भी हो गए हिरल। ओके, आप बताइए यस, आर यू रेडी? सब यस कहिएगा, हम स्टार्ट करते हैं ना। एग्जम्पशन, एग्जम्पशन ये चैप्टर जो है बेटा, मैं आपको ये कहूँगा कि सेक्टर वाइज जाना तो आपको बहुत आसानी होगी। एग्जम्पशन में हमने देखा था बाहुबली की तबीयत खराब हुई, अगर आपने मेरा रेगुलर क्लास या फास्ट ट्रैक क्लास या बूस्टर क्लास किया होगा तो मैंने आपको यहाँ पे समझा, बाहुबली की तबीयत खराब हुई कि वो पूजा पाठ में लग गया, तबीयत खराब हुई, हेल्थ केयर सेक्टर, चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर, उसके बाद में उसके पास खेती थी, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, खेती का बंटवारा करना था, इसलिए लॉयर को बुलाया गया, लीगल सेक्टर। याद आया कुछ आपको? हाँ, खेती का बंटवारा करना था, लॉयर को बुलाया गया, लीगल सेक्टर। उसके बाद में यहाँ पे उसके बहुत सारे रिलेटिव आए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, अपने साथ बड़ी बड़ी पेटियाँ लाए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, रिलेटिव को घर पे रुकने के लिए जगह नहीं थी, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, होटल में रुका गया, होटल वाली सर्विसेज। लेकिन इतने सारे रिलेटिव आने के बाद वो बड़े खुश हुए, जलवा हुआ एंटरटेनमेंट सेक्टर। तो ऐसे सेक्टर वाइज आप अगर एग्जामिशन याद रखोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। और सेक्टर वाइज बेटा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई सेक्टर का प्रॉब्लम आए तो वो सेक्टर का प्रॉब्लम जो है ना, वो सेक्टर का प्रॉब्लम और आपके एग्जामिशन जो अगर याद होगे तो उसमें आ गया कि बस दैट्स ऑल, ऐसा समझ जाना कि यस आपका एग्जामिशन अच्छे से हो गया है। तो बेटा मैंने पढ़ते वक्त भी आपको सब इंपॉर्टेंट एग्जामिशंस बताए थे, यहाँ पे भी मैं यहाँ इंपॉर्टेंट एग्जामिशंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैं भी अपने सामने बुक निकाल रहा हूँ, आप भी अपने सामने बुक रखिएगा। कवर पेज सबका अलग अलग रहेगा, मैं आइटम वाइज कवर पेज चेंज करता हूँ, बुक पे सामने रखिएगा, थोड़ा रिव्यू हो जाएगा मेरे साथ, और मेरे सभी पॉइंट्स पे आप ध्यान रखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन बेटा सेक्शन 11 में कवर्ड होता है। ओके, उसके दो टाइप के एग्जाम्पशंस होते हैं, जनरल एग्जाम्पशन एंड स्पेशल एग्जाम्पशन। दोनों का डिफरेंस समझ लो, जनरल एग्जाम्पशन बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट होता है, तो स्पेशल एग्जाम्पशन बाय स्पेशल ऑर्डर होता है। जनरल एग्जाम्पशन नॉर्मली इन पब्लिक इंटरेस्ट होता है, तो स्पेशल एग्जाम्पशन जो है ये भी पब्लिक इंटरेस्ट में होता है पर एक्सेप्शनल केस में होता है। जनरल एग्जाम्पशन सबको अप्लीकेबल होता है, मोर देन 1% को अप्लीकेबल है। तो स्पेशल एग्जाम्पशन जहां तक देखा जाए तो स्पेशल एग्जाम्पशन यहाँ पे उसी को अप्लीकेबल है जिसको ऑर्डर दी गई है। ओके, तो स्पेशल एग्जाम्पशन उसी को अप्लीकेबल है जिसको ऑर्डर दी गई है, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट, गुड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर, जिसको ऑर्डर दी गई है उसको ही स्पेशल एग्जाम्पशन अप्लीकेबल रहेगा। तो ये कुछ डिफरेंस देखा था। एग्जाम्पशन एब्सोल्यूट हो सकता है, एग्जाम्पशन यहाँ पे कंटिन्यूअस हो सकता है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पशन में कुछ एक्सप्लेनेशंस आते हैं बेटा, तो एक्सप्लेनेशन
नॉर्मली सुनना, एक्सप्लेनेशन नॉर्मली उस दिन से इफेक्टिव होते हैं जिस दिन नोटिफिकेशन आया, पर नोटिफिकेशन के कोई पर्टिकुलर एंट्री पे एक्सप्लेनेशन होगा तो वो नोटिफिकेशन की जो एंट्री जिस दिन से अमेंड हुई थी उस दिन से वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इफेक्टिव माना जाएगा। यानी एक्सप्लेनेशन जो भी आता है उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। उसके बाद में बेटा हमने क्या देखा था कि यहाँ एग्जम्पशन अगर एब्सोल्यूट है, सुनना, एग्जम्पशन अगर एब्सोल्यूट है और विदाउट कोई कंडीशन है तो ऐसे केस में वो कंपलसरी ही अप्लाई होगा और आपका आईटीसी आपको डिनाई किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ डिस्कस की थी। चलिए नेक्स्ट बेटा, अब हम बात करें तो बात इसकी करेंगे कि एग्जम्पशन गुड्स के हमारे सिलेबस में नहीं है, सर्विसेज के एग्जम्पशन जो है हमारे सिलेबस में है। तो अब यहाँ पे पहला हेल्थ केयर सेक्टर, जिसमें ये सीरियल नंबर एंट्रीज वगैरह याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये नोटिफिकेशन 12/2017 ये मेगा एग्जम्पशन है, ये याद रख के जाना। मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस जो है ये नोटिफिकेशन में कवर्ड है और यह 12/2017, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। पहला हम लेंगे हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स। मतलब क्या, मतलब ये है कि अगर ये हेल्थ केयर सर्विस जो है यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस, अगर इन तीनों में से कोई भी अगर हेल्थ केयर सर्विस देगा तो एग्जम्पशन मिलेगा। आई रिपीट, तीनों में से कोई भी सर्विस देगा तो एग्जम्पशन मिलेगा। सबसे पहले वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन वैसे लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजिकल लैब ये सभी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद में ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मतलब डॉक्टर, वो भी हेल्थ केयर के सर्विस में कवर किया गया है। और तीसरा बेटा पैरामेडिक्स मतलब यहाँ पे पैरामेडिक्स की डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन आप यहाँ पे ले सकते हो कि फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्निकल लैब असिस्टेंट्स, नर्सिंग स्टाफ, ओके, इन्हें पैरामेडिक कहा जाएगा और इन लोगों ने अगर सर्विसेज दिया तो वो एग्जम्पशन में रहेगा। नेक्स्ट, हेल्थ केयर की डेफिनेशन उन्होंने दी है। हेल्थ केयर की डेफिनेशन 3 पार्ट में डिफाइन की है, मीन्स, इंक्लूड्स बट डज नॉट इंक्लूड्स। अब हेल्थ केयर की डेफिनेशन मीन्स मतलब क्या, मीन्स को थोड़ा मैं ऐसे समझाऊं, ओके, तो यहाँ पे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर फॉर इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मिटी एंड डिफॉर्मिटी। मतलब ओके, यहाँ पे DTC डबल iPad, 2 iPad DTC कुरियर से भेजे गए। ये मेमोरी टेक्निक मैंने आपको पढ़ाई थी। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ जो है, प्लीज निशान, काजल, यहाँ पे इन बिटवीन कोई कमेंट मत पास करो। जो भी आपको मजाक करना है, मस्ती करना है, ओके, एंड के सेशन में आपके डाउट्स, क्वेश्चन, मजाक मस्ती के लिए टाइम रखेंगे। अभी आप पूरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बेटा ओके, डायग्नोसिस अगर करते हैं बाय 3% मतलब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स तो एग्जम्प्ट है। ट्रीटमेंट होगा तो एग्जम्प्ट है। केयर होगा तो एग्जम्प्ट है। केयर में एक सर्कुलर ही था, कैंटीन सर्विस है। उसके बाद में मार्जिन मनी रखा गया बाय हॉस्पिटल। उसके बाद में यहाँ पे रेंट, रूम रेंट है। ओके, तो ये सब सर्कुलर, जैसे सर्कुलर का सेशन मैंने डाल दिया है, तो ये सर्कुलर्स जो है ये भी केयर में आता है। और केयर अगर होगा और डबल iPad तो वो सिचुएशन में यहाँ पे यस, वो भी हेल्थ केयर में कवर किया जाएगा। लेकिन ये जो भी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर हो रहा है बाय दिस 3%, ये 3% ही करेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा। मतलब कोई अगर यस कोई ट्रीटमेंट दे रहा है और कोई साधु है, साधु संत है या तंत्र मंत्र वाला है, ओके, जो ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, तो ऐसे केस में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो 3 लोग होने चाहिए और 3 लोग ये डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर इन डबल iPad होने चाहिए तो ये एग्जम्पशन मिलेगा। और ये डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर जो कर रहा है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब यहाँ पे उन्होंने, मैंने रेगुलर नोट्स में दिया, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, एलोपैथी, ये जो है रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन माना जाएगा। और इसमें बेटा आपका अगर कवर होगा तो यस डेफिनेटली यहाँ जो है वो ऑथराइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पकड़ा जाएगा। उसके बाद में एम्बुलेंस सर्विस होगी तो एम्बुलेंस सर्विस बेटा यहाँ जो है अगर हेल्थ केयर में कवर किया है और एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड होती है पेशेंट्स को तो वो भी एग्जम्पशन में दिया गया है। उसके बाद में बेटा उन्होंने जो एग्जम्पशन में यहाँ पे कवर किया है यहाँ
हेल्थ केयर में उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी स्पेशली एक्सक्लूड किया। मतलब क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने लायक ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी जो है, अगर ये होते हैं तो वो केस में लायबिलिटी आएगी, और वो लायबिलिटी बेटा आपको डॉक्टर टैक्स लगाएगा, और जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करेगा या प्लास्टिक सर्जरी करेगा उसे टैक्स देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट बात हम करें तो हेयर ट्रांसप्लांट, इस पे एडजस्टमेंट आती है। हेयर ट्रांसप्लांट या प्लास्टिक सर्जरी अगर ट्रॉमा या कॉन्जेंटल डिसीज हो गई, एबनॉर्मलिटीज होगी और उसको क्योर करने के लिए होगा, तो वो केस में आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा। ओके, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट प्लास्टिक सर्जरी ब्यूटी ट्रीटमेंट होगी तो वो सिचुएशन में आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो ये था रिगार्डिंग टू हेल्थ केयर सर्विस। दूसरा यहाँ मेरा प्रिंट करना रह गया, आप ऐड कर देना। ओके, और दूसरा यही एंट्री में एग्जम्पशन है कि अगर एम्बुलेंस सर्विस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं दिया, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर ने नहीं दिया, क्यों? क्योंकि अगर कोई हॉस्पिटल एम्बुलेंस सर्विस दे रहा है तो वो तो हेल्थ केयर में कवर होता है और उसका एग्जम्पशन है। लेकिन कोई भी प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट अगर ये एम्बुलेंस सर्विस दे रही है तो वो भी कवर्ड है। इसमें प्रिंट नहीं हुआ है, आपने ऐड कर देना, वो भी कवर है बेटा। और यहाँ पे यस, वो एम्बुलेंस सर्विस को भी बेनिफिट दिया जाएगा। दूसरा एग्जम्पशन ये सेक्टर में प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स। ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स बाय कॉर्ड ब्लड बैंक, मतलब जो बच्चा पैदा होता है और नाड़ होती है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सी ब्लड बैंक ये सर्विस देती है, तो ऐसे केस में उसको एग्जम्पशन दिया गया है। उसके बाद में यस, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय ऑपरेटर। अब सुनो, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट सर्विस देगी हेल्थ केयर के डेफिनेशन में जो आता है, तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अगर सर्विस देगी तो एग्जम्प्ट है, और वो भी ओनली हेल्थ केयर। मतलब अगर आपके हॉस्पिटल में जिम का सर्विस होगा तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, या कोई अदर सर्विस होगा जो हेल्थ केयर के डेफिनेशन में नहीं आता है तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ओके, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो सर्विस देती है उसको एग्जम्पशन है, पर जो सर्विस लेती है उसको एग्जम्पशन नहीं। मतलब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बहुत सारी सर्विसेज लेती है, सिक्योरिटी गार्ड सर्विस लेती है, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टेलीफोन, दुनिया भर की सर्विसेज लेती है, तो उसको कोई एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन एक सर्विस अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को दिया गया, और वो कौन सी सर्विस दिया गया बेटा? ओके, तो सर्विस दिया गया ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। मतलब बायोमेडिकल वेस्ट जो यहाँ पे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत से प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं और बाय लॉ वो कंपल्सरी करवाना पड़ता है। ओके, तो वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, तो वो सिचुएशन में कोई प्राइवेट ऑपरेटर अगर बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो केस में उसको भी एग्जम्पशन दिया गया है। हाँ, हेल्थ केयर सिर्फ ह्यूमन का ध्यान नहीं रखा है, वेटरनरी डॉक्टर जो एनिमल बर्ड्स का हेल्थ केयर का भी उन्होंने यहाँ पे ध्यान रखा है। उसके बाद में एक एग्जम्पशन ये सेक्टर का जो है सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल बाय ऑफ रिहेबिलिटेशन थेरेपी एंड काउंसलिंग। लेकिन इसको थोड़ा अगर आप डिटेल में बुक में पढ़ोगे, एग्जम्पशन मैंने समराइज करके दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि एग्जम्पशन प्योरली चार्ट बेस्ड नहीं होगा, आपको साथ साथ में बुक पढ़नी पड़ेगी। और कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसके एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने है तो स्टिकी नोट लेना और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेना। अब जैसा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हो गए, और ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स अगर गवर्नमेंट के हो गए या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के हो गए या गवर्नमेंट एजेंसीज के हो गए, और वहां पे किसी प्रोफेशनल्स ने यहाँ सर्विसेज दिया ओके रिहेबिलिटेशन थेरेपी और काउंसलिंग का, तो वो केस में एग्जम्पशंस दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन थे हेल्थ केयर सेक्टर के। उसके बाद में यहाँ पे तो बाहुबली की तबीयत खराब हुई हमारी स्टोरी के हिसाब से, ना वो पूजा पाठ में लग गया। अब वो पूजा पाठ में लग गया तो बेटा यहाँ पूजा पाठ में आ जाइए। ये सेक्टर में मैंने 4 एग्जम्पशंस लिए। पहला कि चैरिटेबल ट्रस्ट ने अगर सर्विसेज दिया तो उसका क्या होगा। उसके बाद में यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी के लिए एग्जम्पशन है। तीसरा रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स, और यहाँ पे कैलाश मानसरोवर या हज पिलग्रिमेज के लिए ओके सर्विसेज दिया तो एग्जम्पशन क्या होगा। ये जो चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर है इसमें से ओके पहला वाला जो है ना चैरिटेबल एक्टिविटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और ये बुक में से अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, ये एग्जम्पशन सभी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को नहीं दिया गया, ये एग्जम्पशन वही चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दिया गया जो सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज दे रही है। मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट जो सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है सबको एग्जम्पशन नहीं है, मतलब उनके सभी एक्टिविटीज को एग्जम्पशन नहीं है। जो चैरिटेबल पर्पस होगा और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज के डेफिनेशन में आती होगी तो ही एग्जम्पशन मिलेगा। मैं आपको ये कहूंगा कि चैरिटेबल एक्टिविटीज की लिस्ट जो है बुक में दी गई है। अगर आपने मेरे साथ बुक ओपन की होगी तो यहाँ पे केयर फॉर काउंसलिंग एंड एक्सेट्रा
उसके बाद में काउंसलिंग फॉर एड्स, उसके बाद में पब्लिक अवेयरनेस, एडवांसमेंट, योगा, रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने कवर की है, वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के डेफिनेशन में आता है। ये लिस्ट लर्न नहीं करना है पर अच्छे से पढ़ के जाना है, सो दैट कि अगर इसका कोई, क्योंकि चैरिटेबल इन सेक्टर का अगर कोई पॉइंट आ जाए और आपको ये क्लिक होना चाहिए कि ये लिस्ट में कवर्ड नहीं है, तो उसके ऊपर टैक्स आपको लगाना पड़ेगा। तो चैरिटेबल एक्टिविटी की लिस्ट आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। चलो, उसके बाद में रिलीजियस एक्टिविटी, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, मतलब क्या कि जो पंडित है या जो रिचुअल्स होते हैं हमारे, वो रिचुअल्स जो है यहाँ पे उसको पढ़ने का और उसमें कि यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी करने का जिसको अथॉरिटी है, जैसे पंडित है कि मौला है, तो उनकी जो एक्टिविटी और उनको यहाँ पंडित को दक्षिणा मिलती है, तो दक्षिणा जो है यहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। जरूरी है बेटा, नहीं तो यहाँ पे तो वो कहेगा ओम स्वाहा दक्षिणा विद जीएसटी, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पशन, ये अच्छे से पढ़ के जाना, ये भी एग्जाम्पशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। और वो क्या है, ये एग्जाम्पशन एक्चुअली रेंटिंग का है, तो रेंटिंग सेक्टर का है, आगे रेंटिंग सेक्टर हम अलग से देखेंगे। ये एग्जाम्पशन ये कहता है कि जो मंदिर के आजू बाजू या कोई भी रिलीजियस प्लेस के आजू बाजू ओके, यहाँ पे धर्मशाला होती है या कोई शॉप्स होती है, मॉल होते हैं, तो वो रेंट पे दिए जाते हैं, तो उनको एग्जाम्पशन दिया गया। पर ये एग्जाम्पशन क्या कहता है, रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग, प्रेसिंग मतलब एडजॉइनिंग एरिया, तो ये जो आजू बाजू एडजॉइनिंग एरिया है, ये अगर यहाँ पे कोई रिलीजियस उसको रिलीजियस प्लेस का आजू बाजू का एरिया जो पब्लिक के लिए यूज कर रहा है, किया जा रहा है, और उसको सेक्शन 12AA में यहाँ पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या ट्रस्ट ओन सुपरवाइज कर रही है, या फिर सेक्शन 1023C, या फिर यहाँ पे सेक्शन 1023 BBA के तहत कोई भी चैरिटेबल और रिलीजियस। अब ये इनकम टैक्स के सेक्शन आपको याद रहते हैं तो ठीक, अदरवाइज आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट जो है, ओके, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट जो है यहाँ पे वो अगर रेंटिंग सर्विस देती है प्रेसिंग की, तो उसको एग्जाम्पशन दिया गया है। बेटा जिसको चार्ट बुक शिपिंग के जो भी आपके क्वेश्चंस हो गए, मैं यहाँ एंड में एंटरटेन करूँगा। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, पर कैसा है, अभी आपका ध्यान पूरा रिवीजन पे, मैं फिर बाद में आपकी ऑर्डर आईडी क्या है, मैं आपको प्रॉपर नंबर प्रोवाइड करूँगा, वहाँ व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके, तो हम सब बाद में बात करेंगे, पहले ये चार्ट कंप्लीट करते हैं। तो बेटा ये जो एग्जाम्पशन दिया है रेंटिंग का, रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स, ये एग्जाम्पशन रिस्ट्रिक्शन के साथ दिया गया। रिस्ट्रिक्शन के साथ मतलब क्या, अगर धर्मशाला आजू बाजू ओन और कंडक्टेड और सुपरवाइज बाय रिलीजियस ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट, और वो धर्मशाला में रूम दी जा रही है और रूम का रेंट 1000 ओके और मोर, ध्यान से सुनना है, यहाँ पे आपको याद रखना है 1000 पर डे और मोर, यानी 1000 भी होगा या उससे ज्यादा होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, यानी 1000 से कम होना चाहिए। अब देखो आपको फर्क बताता हूँ, नॉर्मल में आगे जब पढ़ाओगा बेटा तो होटल इन गेस्ट हाउस भी 1000 के क्राइटेरिया पे एग्जाम्पशन है, पर वहां पे वर्ड है 1000 और लेस, मतलब डॉट 1000 होगा तो भी एग्जाम्पशन मिलेगा, या इक्वल्स टू 1000 होगा तो भी एग्जाम्पशन मिलेगा होटल वाले को। लेकिन ये धर्मशाला वालों को पर डे 1000 से कम होना चाहिए, यहां आपने याद रखना जरूरी है। तो 1000 से कम होना चाहिए तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कमलैन मंडपम होगा तो 10,000 से कम पर डे होगा तो एग्जाम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट रेंटिंग ऑफ शॉप्स एंड अदर स्पेसेस ऑफ बिजनेस और कॉमर्स, तो यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पर मंथ है, मतलब अगर शॉप वगैरह होगा तो वो केस में 10,000 से कम पर मंथ होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बाद में अगर कुछ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कैलाश मानसरोवर या ओके, यहाँ पे कैलाश मानसरोवर या हज पिलग्रिमेज के रिलेटेड सर्विसेज देती है तो उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। चलो अब आते हैं लीगल सेक्टर पे। चलो बेटा समझ में आ रहा है, ध्यान से फटाफट यस को, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आगे बढ़ते हैं। वेब जो प्रेसिंग्स है वो नॉर्मली कनेक्टेड होना चाहिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर दूर होगा 15-20 किलोमीटर दूर होगा, कनेक्टेड नहीं होगा तो उसके एग्जाम्पशन डिनाई हो सकते हैं। इसलिए अगर आपकी धर्मशाला जो है कि मंदिर के आसपास नहीं है, वो इवन दो ओन कंट्रोल सुपरवाइज बाय द दैट टेम्पल, पर बहुत दूर है
तो मेरे हिसाब से एग्जम्पशन जा सकता है, क्योंकि सेम एग्जम्पशन सर्विस टैक्स में था। और शिरडी साई बाबा ट्रस्ट जो है उनका केस मुझे याद आता है, उनका एग्जम्पशन पे ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन लाया था, क्योंकि धर्मशाला जो थी वो बहुत दूर थी। तो एग्जाम अभी जीएसटी में भी सेम क्वेश्चन रेज हो सकता है और ऑब्जेक्शन आ सकता है, वॉट एवर इट में भी ना। उसके बाद में यहाँ पे वेरी गुड अमृता, हिना, निधि, अदिति, निशांत। चलो उसके बाद में लीगल सेक्टर देखते हैं। लीगल सेक्टर में ये चार्ट जो है बहुत अच्छे चार्ट है, और आपके टीम के लिए एक अच्छा अमेंडमेंट भी हुआ था। और वो देखो क्या, सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। थोड़ा मैं ये अमेंडमेंट का बैकग्राउंड समझा देता हूँ और फटाफट ध्यान से सुनना। वो क्या, समझ लो एक जैसे रिवर चार्ज आपको याद होगा, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो या लॉयर हो या फिर सीनियर एडवोकेट हो या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट हो, ये जो है यहाँ पे लॉयर अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा, तो बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा तो वो सिचुएशन में बेटा क्या होगा, तो वो सिचुएशन में बिजनेस एंटिटी लायबिलिटी आ जाएगी। अब बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन बहुत वाइडर स्कोप में, बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन में बिजनेस की 9 एक्टिविटीज, अगर आपको डेफिनेशन याद होगी तो बिजनेस की 9 एक्टिविटी कवर होती है, और हर वो एंटिटी फिर क्यों ना इंडिविजुअल हो, वो 9 में से कोई भी एक्टिविटी करता है जो बिजनेस की डेफिनेशन में डिफाइन किया गया, उसे बिजनेस एंटिटी कहा जाएगा। तो अब क्या हो गया बेटा कि लॉयर की, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट की कोई भी बिजनेस एंटिटी सर्विस लेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। अब समझ लो ये बिजनेस एंटिटी है जिसका टर्नओवर, ओके, उसका आउटवर्ड सप्लाई का टर्नओवर अगर मैं लूं तो उसका आउटवर्ड सप्लाई का टर्नओवर बेटा यहाँ पे समझ लो 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए तो वो थ्रेशोल्ड एंजॉय कर रहा है, और वो अगर थ्रेशोल्ड एंजॉय कर रहा है तो अपने आउटपुट पे टैक्स नहीं दे रहा, और छोटा बिजनेस एंटिटी है। पर क्या हो गया, उसने कोई बिजनेस पर्पस के लिए लॉयर की सर्विस ले ली। अब बिजनेस पर्पस के लिए लॉयर की सर्विस ले ली तो गड़बड़ क्या हो जाएगा, रिवर चार्ज लग जाएगा। और अगर आरसीएम लग गया तो मैंडेटरी, ओके, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आ गया तो वो हो गया टैक्सेबल पर्सन, और टैक्सेबल पर्सन हो गया तो बचा हुआ उसका जो भी बाकी का थ्रेशोल्ड होगा, मतलब अगर वो 20 लाख के थ्रेशोल्ड में है तो 18 लाख बचा हुआ है, अगर 40 लाख के थ्रेशोल्ड में तो उसका 38 लाख बचा हुआ है, वो सब चले जाएगा। क्यों, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो गया, टैक्सेबल पर्सन हो गया। अब उसके आउटवर्ड टैक्स पे 2 लाख के बाद जो सप्लाई आएगा उस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो बेटा यहां पे ओके, मैं आपको ये बताऊं कि ये तो गड़बड़ थी। तो ऐसे केस में क्या हुआ, ये बिजनेस एंटिटी बहुत डर रही थी लॉयर के से सर्विस लेने के लिए, तो गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि ठीक है, जब भी लॉयर बिजनेस एंटिटी को सप्लाई करेगा तो रिवर्स चार्ज रहेगा, लेकिन अगर लेने वाला जो बिजनेस एंटिटी है, ओके, लेने वाला जो बिजनेस एंटिटी है उसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड के नीचे होगा, मतलब उतना होगा जो उसे एग्जम्पशन, उसको रजिस्ट्रेशन के बाहर रखता है, एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, वर्डिंग ध्यान रखना कि जिसको वो रजिस्ट्रेशन से बाहर रखता है, अगर उसके नीचे उसका एग्रीगेट टर्नओवर होगा तो वो सिचुएशन में यहां पे जो है ये लीगल सर्विस एग्जम्प्ट ही रहेगी, मतलब ना उसका फॉरवर्ड चार्ज पे होगा ना रिवर्स चार्ज पे होगा। इसलिए जो भी बिजनेस एंटिटी अगर लॉयर से सर्विस ले रही है तो ये असेसमेंट बिजनेस एंटिटी को करना पड़ेगा। तो बिजनेस एंटिटी यहां पे देखेगी कि उसका टर्नओवर कितना है, उसका टर्नओवर अगर पिछले साल थ्रेशोल्ड से नीचे था, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन के बाहर रखता था, तो ऐसे केस में वो यहां पे रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं देगी। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं देगी बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे चलो, तो अब ये चार्ट का लॉजिक आपको समझ में आएगा। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहो या सर्विस ऑफ इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, अदर देन सीनियर एडवोकेट, ये कहो, ये सबके लिए चार्ट सेम है। इसलिए जो पहले 3 पॉइंट पढ़ा होगा वो सबके लिए सेम है, बाकी एक पॉइंट में जहां डिफरेंस है वो आपके लिए यहां बता दूंगा। और वो क्या बेटा, वो देखिएगा, तो अगर बिजनेस एंटिटी को उन्होंने तीनों में सेम बिजनेस एंटिटी को सप्लाई किया और उस बिजनेस एंटिटी को उन्होंने लीगल सर्विस जो दिया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो या बाकी हो, उसका टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ओके उतना है जो उसे रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन दिलवा सकता है, मतलब रजिस्ट्रेशन से बाहर रख सकता है। पिछले साल का टर्नओवर अगर उसको पिछला रजिस्ट्रेशन के बाहर रखता है तो करंट ईयर में एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब ये आप पॉइंट ध्यान रखना, ये जो है करंट ईयर का एग्जम्पशन पिछले साल के बेस पे है। और एग्रीगेट टर्नओवर, आई रिपीट, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन आपको पता है, तो एग्रीगेट टर्नओवर उसका, तो अब ऐसा हो सकता है कि पिछले साल मेरा टर्नओवर जो था 15 लाख ही था, मैं रजिस्ट्रेशन के बाहर था, तो करंट ईयर में मेरा टर्नओवर 200 करोड़ क्यों ना हो जाए, उससे
लेना देना नहीं। जितनी भी लीगल सर्विस मैं करंट ईयर में लूंगा वो एग्जाम्प्ट रहेगी। फिर मैं करंट ईयर में लीगल सर्विस 500 करोड़ की क्यों ना लो, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि पिछले साल के बेस पे मुझे करंट ईयर में पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। और अगर आपका टर्नओवर पिछले साल थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तो वो केस में बेटा यहाँ पे करंट ईयर में आपको जीएसटी देना पड़ेगा। इसके बारे में अगर और डिटेल एनालिसिस करना है तो आप मेरा एग्जम्पशन अमेंडमेंट का लेक्चर जरूर देखिएगा। मैंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, तो अमेंडमेंट के लेक्चर में लीगल सर्विस का एनालिसिस बहुत अच्छे से किया है, उसको आपको देखना है। मैं यहां सिर्फ रिवाइज करके दूंगा। तो बेटा यहां पे नाउ टू नॉन बिजनेस एंटिटी अगर सर्विस होगा, अब ये तो हमने देख लिया बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बेस पे उन्होंने एग्जम्पशन दिया है। बाकी अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को यानी ऐसे कोई पर्सन को सर्विस दिया जो बिजनेस एंटिटी नहीं है तो एग्जम्प्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को दिया तो सर्विसेज एग्जम्प्ट है। सेम पहले 3 एग्जम्पशन जो है बेटा वो 3 एग्जम्पशन यहाँ एडवोकेट को है अदर देन सीनियर एडवोकेट। लेकिन ये वाला एग्जम्पशन ये एडिशनल एग्जम्पशन है। और वो कौन सा? अगर एक इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट दूसरे इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विसेज देती है तो वो एग्जम्पशन में रहेगा, ख्याल रहे। लेकिन सीनियर एडवोकेट में भी जो है ये 3 एग्जम्पशन सेम है, ओके, बिजनेस एंटिटी एक्सेट्रा। लेकिन जो ये वाला एग्जम्पशन है ये आपको याद रखना है। और ये वाला एग्जम्पशन क्या, ये वाला एग्जम्पशन आपको याद रखना है। और ये वाला एग्जम्पशन क्या कहता है कि अगर एक सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस देगा तो उसको कोई एग्जम्पशन नहीं है। हाँ, अगर एक नॉर्मल एडवोकेट, ध्यान से सुनना, एक नॉर्मल एडवोकेट या फर्म एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे, फिर दूसरा एडवोकेट जो है वो नॉर्मल एडवोकेट हो या सीनियर एडवोकेट हो, एक नॉर्मल एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो एग्जम्पशन है। लेकिन अगर सप्लायर सीनियर एडवोकेट है, ध्यान से सुनना, सप्लायर सीनियर एडवोकेट है और लेने वाला कोई भी दूसरा एडवोकेट होगा, फिर कोई भी दूसरा एडवोकेट में नॉर्मल एडवोकेट हो या सीनियर एडवोकेट हो या फर्म ऑफ एडवोकेट हो, वहां कोई एग्जम्पशन नहीं है। दूसरी बात, अब वहां एग्जम्पशन नहीं है तो टैक्स लगेगा। अब टैक्स लगेगा तो इसका टैक्स कौन देगा? ओके, तो ऐसे केस में नो डाउट अगर सीनियर एडवोकेट किसी और को सर्विस देता है और वो बिजनेस एंटिटी होगी तो रिवर्स चार्ज लगता है। नाउ ये एडवोकेट बिजनेस एंटिटी है, क्यों? क्योंकि बिजनेस के डेफिनेशन में प्रोफेशन आता है। तो एक सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो उसे सर्विस टू बिजनेस एंटिटी माना जाएगा। अगर उसे सर्विस टू बिजनेस एंटिटी माना जाएगा तो जो दूसरा वाला एडवोकेट सर्विसेज ले रहा है रिवर्स चार्ज में उसे टैक्स देना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में उसे टैक्स देना पड़ेगा। बी क्लियर हियर। उसके बाद में लेकिन अगर ये बिजनेस एंटिटी माना जा रहा है तो ये जो पहला वाला एग्जम्पशन है जो लास्ट ईयर के थ्रेशोल्ड के बेसिस पे एग्जम्पशन दिया गया है, क्या एग्जम्पशन ये एडवोकेट ले सकता है? तो बिल्कुल ये एडवोकेट वो एग्जम्पशन ले सकता है। तो ये बेटा यहाँ पे लीगल सेक्टर के एग्जम्पशन इस बार पढ़ के जाना। इस पे अमेंडमेंट भी है, अमेंडमेंट से रिलेटेड लेक्चर देख लेना, डिटेल एनालिसिस मैंने किया हुआ है अमेंडमेंट में, पर ये वाला एरिया अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। नाउ बाहुबली की तबीयत खराब हो गई, वो पूजा पाठ में लग गया, उसके पास खेती थी, खेती का बंटवारा करना था, इसलिए लॉयर को बुलाया गया। तो चलो नेक्स्ट सेक्टर लेते हैं बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ध्यान से सुनिएगा, ये एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कहता है। अब ये जो 8 सर्विसेज है ए से लेके एच तक, तो ये जो 8 सर्विसेज है अगर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे दिया गया तो एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। ओके, तो ख्याल रहे उन्होंने हर एग्रीकल्चर सेक्टर की सर्विसेज को एग्जम्पशन नहीं दिया है यहाँ पे। ओके, ये 8 सर्विसेज जो है अगर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे दिया गया तो एग्जम्पशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ये 8 एक्टिविटीज सर क्या हमें लर्न करना पड़ेगा, लर्न वगैरह मत करो, लेकिन ब्रॉड सेंस में ओके उसको ओके मोटा मोटी क्या क्या कवर होता है वो याद रखने की कोशिश करना है, पर वर्ड टू वर्ड लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं बेटा एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में कौन कौन सा, देखो ये 8 एक्टिविटी, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। ओके, तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट के लिए आपने यहाँ पे हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, जो भी सर्विसेज लिस्ट, सप्लाई, फार्म लेबर, तो इतना सारा लिस्ट दिया है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ ऑफ एनिमल्स, मतलब पालना। ओके, तो आप कोई भी एनिमल एक्सेप्ट ह्यूमन जिसको पाल रहे हो, जिसमें लाइफ है, ओके, तो वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाएगी। तो इन दोनों के लिए आपने सर्विस ली, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, तो वो उसको एग्जम्पशन, ये 8 एक्टिविटी का एग्जम्पशन मिलेगा। अब ख्याल रखना, सप्लायर कोई भी हो और रिसिपिएंट कोई भी हो, मैंने ये कहीं नहीं कहा है कि भाई यहाँ फार्मर ने सर्विस ली तो एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर इसने सर्विस ली तो एग्जम्प्ट है, नहीं। ओके, अगर ये 8 एक्टिविटीज है और ये 2 यहाँ पे
ये दो पर्पजेस के लिए लिया गया, तो सप्लायर कोई भी हो, रिसिपिएंट कोई भी हो, उसे एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन ये जो आप कल्टीवेशन ऑफ प्लांट कर रहे हो या रेयरिंग ऑफ एनिमल्स कर रहे हो एक्सेप्ट हॉर्सेस, ये कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा तो ही एग्रीकल्चर सेक्टर में माना जाएगा। अब वो स्पेसिफिक पर्पस यानी क्या, तो ये फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल या अदर सिमिलर प्रोडक्ट, मतलब कल्टीवेशन कर रहे हो फूड फाइबर मिलने के लिए या रेयरिंग ऑफ एनिमल्स कर रहे हो फूड फाइबर मिलने के लिए, तो ही आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। चलो अच्छी बात है। मतलब आप घर में आंगन में और आपके बंगलों के आंगन में अगर प्लांट कल्टीवेट कर रहे हो और शो प्लांट कल्टीवेट कर रहे हो जिससे कोई फूड फाइबर फ्यूल नहीं मिलने वाला है, तो फिर उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि उससे कोई फूड फाइबर मिलने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सेरीकल्चर है, मतलब सिल्क वर्म वगैरह, या हनीबीज फार्म है, ओके, गोट फार्म है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, गोट फार्म है, हनीबीज फार्म है या पोल्ट्री फार्म है, उसके लिए अगर आपने 8 में से कोई भी एक्टिविटी लिया तो एग्जम्पशन दे दिया जाएगा, क्योंकि वो फूड फाइबर के लिए माना जाएगा। नेक्स्ट बेटा आते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन पे। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का डेफिनेशन क्या है? मींस एनी प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब ये दो एक्टिविटी से आने वाला कोई भी प्रोड्यूस, यानी कल्टीवेशन ऑफ प्लांट से या रेयरिंग ऑफ एनिमल से आने वाला कोई भी प्रोड्यूस, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा, वो एपी माना जाएगा। तो यहाँ पे जहां तक मैं आपको कह दूं तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बुक अगर आपके सामने होगी तो मैं फटाफट आपको कह दूं, टोमेटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पर टोमेटो केचप जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। ओके, क्यों नहीं है बता देता हूं। क्योंकि कोई भी प्रोड्यूस जो एज इट इज निकला है, जिसके ऊपर कोई आपने कोई प्रोसेसिंग ना की हो, हाँ उनकी कंडीशन है एपी तब तक ही बोला जाएगा जब तक आपने जो है यहां पे कोई प्रोसेसिंग नहीं किया जाए, प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो। इज इट क्लियर? आप कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो या फिर वही प्रोसेसिंग कर रहे हो जो जरूरी है, उसके बिना गुड्स मार्केट में नोन है ही नहीं। जैसे ज्वार के फ्लावर्स है, ज्वार के फ्लावर्स वैसे मार्केट में नोन नहीं है, उसको थ्रेशिंग करना ही पड़ता है। तो कुछ ऐसी प्रोसेसिंग आप कर रहे हो जो जरूरी है, यूजुअली कल्टीवेटर करता है। ध्यान से सुनना, वो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली कल्टीवेटर या प्रोड्यूसर करता है, तो वो अगर आप कर रहे हो तो आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा, मतलब उसे एपी कहा जाएगा, वो प्रोसेस अलाउ कर दी जाएगी। और ये जो आप प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे हो, ओके, आप यहां पे प्राइमरी मार्केट तक लाने तक, मतलब क्या, आपका गुड्स एपी तब तक ही बोला जाएगा जब तक वो प्राइमरी मार्केट में आएगा। एक बार प्राइमरी मार्केट से निकल गया तो वो एपी नहीं बोला जाएगा। मतलब क्या, एक बार गुड्स आपका प्राइमरी मार्केट से बाहर हो गया तो अगर आपने कोई ए सर्विसेज ली होगी तो इसमें आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आई रिपीट, इसमें आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन पढ़ने का ये भी एक तरीका है, पहले वो एग्जम्पशन जो यहाँ पे मेन है वो पढ़ो और बाद में अलग से दिए गए एग्जम्पशन वो पढ़ो, मतलब आपको लिंक समझेगा। इसलिए आप एंट्री नंबर से बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपने मैं जैसा पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ना है। ओके, आई बात समझ में बेटा? चलिए यहाँ पे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है हमने देखा, तो फटाफट मैं बता दूं, टोमेटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है पर टोमेटो केचप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। शुगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बेटा, शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। इसलिए ख्याल रहे, आपको कंफ्यूज करने के लिए लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग ऑफ शुगर जो है तो क्या सीधा कहने ना टैक्सेबल है। ओके, शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। पोटैटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है पर पोटैटो चिप्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। ग्राम्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है पर पल्सेस बेटा दाल मिल में बनती है। ओके, तो वो प्रोसेस यूजुअली कल्टीवेटर नहीं करता है, यूजुअली। हाँ, अगर आप कहोगे सर फार्मर खुद ही, ओके, अगर दाल मिल होगी तो वो एक्सेप्शनल केस है, यूजुअली कल्टीवेटर नहीं करता है। हाँ, हरभरा जो है यहाँ पे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा, हरा भरा। ओके, उसके बाद में रॉ कॉटन पर जिनिंग कॉटन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा। पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा पर राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा, पर राइस और पल्सेस को अलग से एग्जम्पशन दिए गए। उसके बाद में देखो, रेयरिंग ऑफ एनिमल, काउ एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, उससे मिलने वाला डंक मतलब यहाँ पे गोबर, वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। मिल्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पर पाश्चराइज मिल्क जो है बेटा, पाश्चराइज मिल्क वो प्रोसेसिंग के लिए बाहर भेजा जाता है, यूजुअली प्रोड्यूसर और कल्टीवेटर नहीं करता है, इसलिए बेटा उसको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो, ये हमने देखा यहाँ पे। अब आते 8 एक्टिविटी पे। 8 एक्टिविटी में से आपको कौन से याद रखना है मैं आपको बता दूं। ओके, जैसा कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट पर सीड टेस्टिंग वगैरह, या सीड निकाल दो, यहाँ सिर्फ टेस्टिंग रखो, ये सीड की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेस्टिंग यहाँ सर्विस कवर किया है। सप्लाई फार्म लेबर, उसके बाद प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म, मतलब फार्म पे जो प्रोसेस होगी,
हाँ, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि ये जो थर्ड कैटेगरी में हम वही प्रोसेस को बेनिफिट दे रहे हैं जो एग्रीकल्चर फार्म पे हो। मतलब क्या, देखो एक बात समझ लेना, अगर आपने यहाँ पे टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, ये जो वर्ड्स आपको नहीं समझे तो गूगल पे देख लेना, लेकिन ये प्रोसेस के लिए आपने अगर अपने खुद के एम्प्लॉय लगाए तो वो सिचुएशन में सवाल ही नहीं जीएसटी का, क्योंकि वो तो एम्प्लॉय हो गया, शेड्यूल 3 का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन कोई आपने प्राइवेट ऑपरेटर लगाया, ध्यान से सुनना, कोई अगर आपने प्राइवेट ऑपरेटर लगाया तो वो सिचुएशन में बेटा वहां पे यस एग्जम्पशन मिल जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। हाँ, ये डी क्लॉज पढ़ के जाना, डी ई जी वाला क्लॉज, ये 3 क्लॉज पे जनरली यहाँ क्वेश्चन कंटिन्यूस पूछते हैं। उसके बाद में रेंटिंग ऑफ लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विथ और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। मतलब क्या, एक बात बता दूं आपको, तो यहाँ रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, अब ये जो एग्रो मशीनरी जो भी मशीन्स फार्म पे यूज होती है उसका रेंट पे जीएसटी नहीं है। या आपकी वैकेंट लैंड होगी, आपकी एग्रीकल्चर लैंड होगी, आपने किसी को रेंट पे दी होगी तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। या उसके ऊपर फार्म का, ध्यान से सुनना, उसके ऊपर फार्म का जो है यहाँ पे हाँ फार्म हाउस वगैरह बना के आपने रेंट पे दिया होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। डन। तो ये था रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी। उसके बाद में लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इस पर तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एपी एग्जम्प्ट है। पैकिंग, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रिसर्च सर्विसेज। हाँ, जी क्लॉज भी अच्छे से कि एपी पे एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, मतलब कृषि उत्पादन बाजार समिति, या कमीशन एजेंट, पर कमीशन एजेंट का वही कमीशन एग्जम्प्ट है अगर वो एपी के सेल परचेस के लिए होगा। और फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो ये एग्जम्पशन उन्होंने दिए गए हैं। बेटा अब मैं आपको एक बता दूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एपी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ पे कवर्ड नहीं है, लेकिन जब मैं आगे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कवर करूंगा तो उसमें उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एपी भी कवर किया गया है। और यहाँ पे जो है वो भी ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्पशन है, लेकिन इसमें कवर्ड नहीं है, वो अलग सेपरेट एग्जम्पशन में कवर्ड है। ओके, जैगरी जो है, जैगरी का ये एग्जम्पशन में, इसमें जैगरी जो है कवर्ड नहीं होगा क्योंकि जैगरी इज नॉट एपी, लेकिन बाद में अलग से जैगरी कुछ एक्टिविटी के लिए एग्जम्पशन दिया है। लेकिन जब मैं ये 8 एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, 8 ही है ना, हाँ ये 8 एक्टिविटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये एपी पे, और एपी जैगरी जो है एपी में कवर नहीं होगा। ओके, उसके बाद में बेटा यस दिव्या सेशन के एंड में क्वेश्चन पूछना यहाँ पे, यस आप ले सकते हो क्लासेस में 21 के लिए, हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट बेटा कुछ अलग से एग्जम्पशन, अब अलग से एग्जम्पशन में ये पढ़ा रहा हूं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो हमारे मेन एग्जम्पशन में कवर नहीं है पर अलग से एग्जम्पशन में दिया गया है। ओके, पहला, कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर। अब देखो ये जो एग्जम्पशन क्या कहता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब ओके जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है, जो बीच वाली प्रोसेसेस है, उसको एग्जम्पशन दिया गया है। मतलब क्या कि एक एग्जांपल के तौर पे एक बहुत सी बार ऐसे होता है कि छोटा प्लांट कुछ इंचेस तक कल्टीवेट होता है, फिर उसको निकाला जाता है, प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है और वापस उसको कल्टीवेट किया जाता है। तो जो निकाल के प्रोसेसिंग के लिए भेजा इंटरमीडिएट प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, तो वो इंटरमीडिएट प्रोसेस एग्जम्प्ट है। सवाल ये पूछा गया था ये एरिया में, क्या कि यहाँ पे पैडी को निकाल के राइस बनाने के लिए राइस मिल में भेजा तो क्या वो इंटरमीडिएट प्रोसेस मानी जाएगी? तो आंसर ये बेटा नहीं, वो इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि पैडी बन चुका था और पैडी बनने के बाद राइस जो एक सेपरेट प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और वो यूजुअली प्रोड्यूसर और कल्टीवेटर नहीं कर रहा है, इसलिए पैडी टू राइस इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं मानी जाएगी, उसके ऊपर जीएसटी आएगा जो भी उसके चार्जेस होंगे। ओके, इंटरमीडिएट प्रोसेस मतलब जा रहा है और वापस हमारे प्रोसेस कल्टीवेशन या रेयरिंग ऑफ एनिमल्स में आ रहा है, तो वो केस में इंटरमीडिएट प्रोसेस बोला जाएगा। फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस वो ऑलरेडी कवर्ड है, पर ठीक है उसको अलग से भी एग्जम्पशन दिया गया है। सीरियल नंबर 57 में सर्विस बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रैपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब मैं आपको बता दूं, फ्रूट्स और वेजिटेबल वो एपी है क्योंकि डायरेक्ट फार्म से निकला है विदाउट एनी प्रोसेस, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल एपी है। लेकिन यहां पे अगर आप देखते हो तो ये 8 एक्टिविटी में यहां पे प्राइमरी मार्केट तक ही बेनिफिट्स है। मतलब अगर गुड्स प्राइमरी मार्केट से निकल गया तो बहुत सी बार एप्पल पे जैसे वैक्सिंग, लेबलिंग किया जाता है, रिटेल पैकिंग किया जाता है, तो वो हमारे मेन एग्जम्पशन में कवर नहीं होता है।
लेकिन अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल होगा तो उसको अलग से एंट्री में कवर किया और उसकी कुछ एक्टिविटी जैसे प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रैपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग वगैरह, तो इसको एग्जम्पशन दिया गया है। उसके बाद में सर्विस ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, वेयरहाउसिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ राइस, कॉटन, जिन और बेल्ट। सॉरी, ये निकाल दो, यहाँ बाय मिस्टेक आ गया है। ओके, आपने चार्ट में ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। सर्विसेज ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, वेयरहाउसिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ राइस ही है बेटा। तो अब यहाँ पे बेटा जो राइस है, राइस एपी नहीं है, तो अब ध्यान से सुनना, राइस एपी नहीं है, लेकिन यहाँ ये जो 8 एक्टिविटी का बेनिफिट उसको नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे स्पेशली राइस को लोडिंग, अनलोडिंग, वेयरहाउसिंग, पैकिंग, स्टोरेज को अलग से एग्जम्पशन दिया गया है, ओनली फॉर राइस। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहाँ पे, हाँ 24B, ये एंट्री पढ़ के जाना। तो 24B में सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स। अब स्टोरेज ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, अब मैं आपको थोड़ा ये एंट्री, जब 24B आप बुक में से पढ़ोगे तो ये एंट्री के बारे में कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अब ये एंट्री के बारे में मैं क्या बात डिस्कस करना चाहता हूँ बेटा, यहाँ पे सुन लो ध्यान से। ये जो एंट्री है यहाँ पे ये 24B, तो ये अमेंडमेंट है और आपके टीम के लिए जो अमेंडमेंट रहेगी रिसेंटली एडेड है। ये एंट्री के बारे में, इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, यानी वेजिटेबल्स हुए, उसके बाद में फ्रूट्स हुए, कुछ प्रोडक्ट्स है, तो उसको वो तो अगर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसका अगर वेयरहाउसिंग है तो वो तो हमारे मेन एंट्री में कवर हो जाता है। मेन एंट्री मतलब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर की एंट्री है। लेकिन बेटा जो यहाँ पे आपको बताओ कि उन्होंने कुछ फिर से कोई एपी जो है और ऐसे कुछ प्रोडक्ट जैसे जैगरी हुआ, उसके बाद में कॉफ़ी हुआ, टेंडू लीव्स हुआ, टी हुआ, जो एपी नहीं है उसको भी कवर किया। तो ये इस बार लिस्ट लर्न करके जाना, मतलब इसमें एपी भी है, वो रिपीटेशन किया गया, क्यों किया गया अब जाने दो। ओके, जो एपी, कुछ प्रोडक्ट एपी रहेंगे, कुछ प्रोडक्ट नहीं एपी होंगे, तो एपी नहीं भी होंगे पर ये लिस्ट में आ रहे हैं, तो उसका एक सर्विस सुनना, उसका एक सर्विस एग्जम्प्ट है और वो है वेयर हाउसिंग। ओके, तो उसका वेयर हाउसिंग सर्विस एग्जम्प्ट है। इस बार ये एंट्री जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको पढ़ के जाना है। और सर्विस बाय ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब ये एनिमल्स के केस में जो स्पर्म डोनर्स होते हैं, ओके, तो बिग बुल है और उसका स्पर्म जो है वो होते हैं ऐसे विलेज एरिया में, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विस जो होती है तो उसको भी एग्जम्पशन दिया गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का खत्म किया बेटा। यस, आया समझ में आप सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो भी होगा बेटा, जैगरी है, रॉ वेजिटेबल है, पल्सेस है, स्टोरेज है, फ्लैक्स है, जूट है, जितनी भी लिस्ट दी है आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। और मैं आपको एक बात कह दूं, और वो बेटा ये कि मैंने बहुत से यहाँ समरी ली है, रेगुलर बुक के साथ पढ़ना है, कुछ अगर पॉइंट छूट गया तो आपको ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए, अतुल, निशांत, हिना, गुड। अब आते हैं नेक्स्ट। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे यस, आ जाइए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे। ओके, तो बाहुबली की तबीयत खराब हुई, वो पूजा पाठ में लग गया, चैरिटेबल रिलीजियस सेक्टर। उसके बाद में उसके पास खेती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर, खेती का बंटवारा करना था, इसलिए लॉयर को बुलाया गया, बहुत सारे रिलेटिव आए। ओके, पैसेंजर गुड्स, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अब मैंने रेगुलर क्लास में या फास्ट ट्रैक या बूस्टर में आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी पढ़ाया है, चार्ट भी पढ़ाया हुआ है, तो आपको जो इजी लगता है वो जो है वो इजी वे में आप ये सेक्टर के जितने भी एग्जम्पशन है वो देख सकते हो। तो पहले तो मैं आते हैं, इंडिया में पैसेंजर कौन कौन से मोड से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो इंडिया में पैसेंजर जो है यहाँ पे बाय रोड, बाय रेलवे, बाय वाटर, बाय एयर। ओके, और एक मोड है रोपवे। रोपवे मैंने कवर नहीं किया है पर ठीक है, आप लिखना है तो लिख देना रोपवे। तो इतने मोड से जो है बेटा यहाँ ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो पहले बाय रोड ले लेते हैं। रोड के केस में बेटा बसेस होगी और कैब, टैक्सीज वगैरह हो गया। ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बिना
दिमाग में कोई थॉट आते हुए, ये फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लेना। बसेस होगी, स्टेज कैरेज होगा, स्टेज कैरेज है गवर्नमेंट बसेस, स्टेज कैरेज होगा, एसी होगा तो टैक्सेबल, नॉन एसी होगा तो एग्जाम। ओके, एसी होगा तो टैक्सेबल, नॉन एसी होगा तो एग्जाम। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यानी प्राइवेट बसेस होगी, एसी होगी तो टैक्सेबल, और नॉन एसी होगी तो नॉन एसी प्राइवेट बसेस होगी तो वैसा तो एग्जाम। लेकिन अगर वो स्पेशल किसी टूर के लिए दी जा रही है, यानी प्राइवेट बसेस किसी टूर के लिए 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए दिया जा रहा है, या चार्टर या हायर कोई कंपनी को दिया जा रहा है तो टैक्सेबल, अदरवाइज एग्जाम। ओके, नॉन एसी बसेस। तो आपको एक बात कहूँ क्या, वो स्टेज कैरेज हो या गवर्नमेंट बसेस हो या प्राइवेट बसेस हो, वैसे तो नॉन एसी एग्जम्प्ट है और दोनों केस में एसी टैक्सेबल है। लेकिन नॉन एसी अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है और ये स्पेशल हायर चार्टर या टूरिज्म के लिए दिया जाता है तो टैक्सेबल है। पर स्टेज कैरेज में गवर्नमेंट बसेस अगर कोई ट्रिप के लिए, टूरिज्म के लिए, चार्टर के लिए, हायर के लिए दिया गया तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा, वहां टैक्सेबल नहीं है। ये टैक्सेबिलिटी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के केस में ही है, इस बात का को पूरा ध्यान देना है। ये भाई बात समझ में। उसके बाद में मीटर कैब एक्सा, तो मीटर कैब ऑटो रिक्शा होगा इंक्लूडिंग ई रिक्शा होगा तो एग्जम्प्ट है। कम ऑन, मीटर कैब ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा होगा तो एग्जम्प्ट है। उसके बाद में मोटर कैब एसी नॉन एसी या रेडियो टैक्सी होगी तो टैक्सेबल होगा। रेलवे में फटाफट बताओ क्या, तो रेलवे में यहाँ पे इंडियन रेलवे होगा, एसी क्लास और फर्स्ट क्लास टैक्सेबल है, बाकी सब एग्जम्प्ट है। मेट्रो मोनोरेल ट्रैमवे एग्जम्प्ट है। हाँ, उसके बाद में वाटर में इनलैंड वाटरवे और वेसल मतलब रिवर एंड सी, तो इनलैंड वाटरवे टोटली एग्जम्प्ट है। ओके, तो यस कमल, बारात की बस होगी यानी बारात ले जाने के लिए बस, तो यहाँ पे वो अगर बारात ले जाने के लिए बस होगी और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होगा तो वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर स्टेज कैरेज होगा, गवर्नमेंट की बस होगी तो वो एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट का स्टेज कैरेज ऑल नॉन एसी टोटली एग्जम्प्ट है। वो जो टैक्सेबिलिटी की वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में किया गया। वाटर में बेटा इनलैंड वाटरवे एग्जम्प्ट है। वेसल होगा, हाँ वेसल को ध्यान से सुनना, वेसल यानी सी रूट से जा रहा है मुंबई टू गोवा वगैरह, तो ऐसे केस में यहाँ अगर वेसल प्रीडोमिनेंटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए होगा, अब पब्लिक मतलब उसमें टिकट होती है, एक प्लेस से दूसरे टिकट के चार्जेस लेते हैं तो वो एग्जम्प्ट है। फिर उसमें क्यों ना टूरिस्ट बैठ जाए, लेकिन प्रीडोमिनेंटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए होगा तो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर वो क्रूज शिप होगी और वो टूरिज्म के लिए होगी, प्रीडोमिनेंटली टूरिज्म के लिए होगी तो वो टैक्सेबल होगा। एयर ट्रांसपोर्ट वैसे तो पूरा टैक्सेबल है, ध्यान से सुनना, एयर ट्रांसपोर्ट वैसे तो पूरा टैक्सेबल है, लेकिन अगर आपका एम्बार्केशन या टर्मिनेशन, एम्बार्केशन मतलब बैठना, ओके यानी बोर्डिंग करना, या फिर आपका टर्मिनेशन कुछ स्पेसिफाइड एरिया में होगा, ये स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट नहीं है, ये लर्न करना पड़ेगा, ये अलग से। स्पेसिफाइड एरिया मतलब अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और कुछ उन्होंने दिया है बगडोगरा वगैरह, त्रिपुरा। तो अगर ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में, सॉरी ये नोटिफाइड स्टेट में, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाला लिस्ट अलग है, ये नोटिफाइड स्टेट में आपका जाना या वहां से आना होगा तो उस टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा यहाँ पे बाकी पूरा एयर ट्रांसपोर्ट टैक्सेबल होगा। चलिए, तो यहाँ हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन देखा, अब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होगी तो क्या क्या एग्जम्पशन मिलेगा। तो आइए आपका बुक का भी पेज टर्न कीजिए फटाफट। देखो, गुड्स को भी मैं अलग अलग मोड में डिवाइड कर लेता हूँ, रोड, रेलवे, इनलैंड वाटर में इनलैंड वाटरवे, उसके बाद में एयर वेसल्स और पाइपलाइंस और कंड्यूट्स। ओके, तो इससे आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब मैं सबसे पहले लेता हूँ रोड में एक बात का ध्यान देना, और मैं यहाँ जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कौन सा, यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट में बेटा पूरा रोड ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट है, पूरा रोड ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट है, सिर्फ 2 ही टैक्सेबल है, जीटीए और कुरियर एजेंसी। जीटीए की डेफिनेशन बहुत थोड़ा सिंपल वे में दिया है कि जीटीए मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड गुड्स कैरेज, जिसका कंसाइनमेंट नोट दिया जा रहा है। पर एक हमारी इंस्टीट्यूट जो क्लैरिफिकेशन सर्विस टैक्स में था वो कंटिन्यू कर रही है। जीटीए मतलब कोई एजेंसी होनी चाहिए, मतलब अगर आपका इंडिविजुअल ट्रक है, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल ट्रक है और आप एजेंसी नहीं हो, एज ए इंडिविजुअल ट्रक चला रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आपको जीटीए नहीं माना जाएगा और आप रोड ट्रांसपोर्ट में एग्जम्पशन में रहोगे। एक आरटीपी का प्रॉब्लम था जो मैंने मेरे क्वेश्चनर में भी लिया है और आईसीएआई के एडिशनल क्वेश्चन सीरीज में भी कवर्ड है, और उसमें यह था कि एक इंडिविजुअल है, उसका खुद का गुड्स कैरेज है, तो
वो जीटीए नहीं माना जाएगा और उसको एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि पूरा रोड ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट है। लेकिन जीटीए होगा या कुरियर होगा तो ही टैक्सेबल होगा। तो बेटा यहाँ पे जीटीए मतलब जो गुड्स कैरेज से जा रहा है, देखो ये एक इंटरप्रिटेशन है, इसके ऊपर बहुत क्लियरिटी नहीं है कि पर हमारे इंस्टीट्यूट का जो व्यू है मैं वो कवर कर रहा हूं। उसके बाद में रेलवे बेटा अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा तो पूरा टैक्सेबल है। सी दिस आयरनी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में सिर्फ एसी और फर्स्ट क्लास टैक्सेबल है, पर रेलवे में मालगाड़ी होगी तो मालगाड़ी गुड्स ट्रांसपोर्ट पूरा टैक्सेबल है। उसके कुछ अदर एग्जम्पशन है वो बाद में लूंगा, पर पहले दिमाग में थॉट आना चाहिए रेलवे गुड्स ट्रांसपोर्ट पूरा टैक्सेबल है। उसके बाद में इनलैंड वाटरवे यानी रिवर ट्रांसपोर्ट पूरा गुड्स हो या पैसेंजर हो एग्जम्प्ट है। हाँ, ये वेसल और एयरक्राफ्ट का समझ लो, ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक बात बता दूं कि आपको कि आपका पीओएस प्लेस ऑफ सप्लाई आपने देखा था, और सेक्शन 13 के हिसाब से अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा तो जहां टर्मिनेट होगा आपका डेस्टिनेशन होगा, ओके, वो डेस्टिनेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसलिए बाहर से अगर वेसल और एयरक्राफ्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट करके ला रहे हैं, सुनना, बाहर से वेसल और एयरक्राफ्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट करके ला रहे हैं जिसका टर्मिनेशन डेस्टिनेशन इंडिया में है, तो वो सिचुएशन में उसका पीओएस इंडिया में फिक्स होता है और उसके ऊपर जीएसटी आता है। तो आपके कस्टम्स के वैल्यू में भी ऐड होता है और जीएसटी भी आता है। लेकिन अब ध्यान से सुनना वो क्या कहते हैं। मैंने ये वेसल और एयरक्राफ्ट के ट्रांसपोर्टेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक बाहर से इंडिया, एक इंडिया के इंडिया में, और एक इंडिया से बाहर। आई रिपीट, एक इंडिया से बाहर। नाउ अगर बाहर से इंडिया में आता है गुड्स, बाय एयर आ रहा है, ध्यान से सुनना, बाय एयर आ रहा है तो एग्जम्प्ट है, बाय एयर आ रहा है तो एग्जम्प्ट है, और बाय वेसल आ रहा है तो टैक्सेबल है। आई रिपीट, बाय वेसल आ रहा है टैक्सेबल है। तो एयर को एग्जाम रखा है, इसलिए एयर के केस में डबल टैक्सेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कस्टम्स की वैल्यू में ऐड हो जाता है और वहाँ एसडी 37 लग जाता है और अलग से जीएसटी नहीं देना पड़ता है। पर वेसल में डबल टैक्सेशन लग जाता है, क्योंकि वेसल के फ्रेट पे वो सर्विस है, इसलिए अलग से टैक्स लग रहा है, और उसमें भी फॉरेन सप्लाई शिपिंग कंपनी होगी तो रिवर्स चार्ज लग जाता है, और वो कस्टम्स की वैल्यू में भी ऐड हो जाता है, तो यहाँ डबल टैक्सेशन होगा। उसके बाद में बेटा यहाँ पे इंडिया के इंडिया में होगा तो टैक्सेबल है, फिर वो एयर हो या वेसल हो, और इंडिया से इंडिया के बाहर है तो एग्जम्प्ट है फिलहाल, जो एग्जम्पशन को अभी और आगे बढ़ा दिया गया। पहले एग्जम्पशन 31 मार्च 2020 तक था, जिसको और आगे बढ़ा दिया गया है, और पाइपलाइन और कंड्यूट होगा तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। ये तो हमने देखा, लेकिन बेटा कुछ अलग से एग्जम्पशंस भी दिए गए हैं। अलग से एग्जम्पशंस हम यहाँ पढ़ लेते हैं, ये अलग से कौन कौन से एग्जम्पशंस दिए हैं। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना? कोई सो तो नहीं रहा है? बोलो, कोई सो तो नहीं रहा है? फटाफट कहो, सब जागे हो ना? यस कहो। चलो, अब बेटा अलग से एग्जम्पशन जीटीए को दिया गया है। अब जीटीए को अलग से एग्जम्पशन क्या दिया है? स्मॉल कैरेज के लिए, पर जीटीए होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि अगर इंडिविजुअल का खुद का ट्रक है और खुद ही चला रहा है तो जीटीए नहीं बोला जाएगा। जीटीए को स्मॉल कैरेज के लिए यहाँ पे एग्जम्पशन दिया गया। अगर उसके सिंगल कैरेज में एक ही कंसाइनमेंट जा रहा है, मतलब उसका ट्रक जा रहा है या उसका स्मॉल गुड्स कैरेज जा रहा है, पर जीटीए एजेंसी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, और उसका ट्रक में एक ही गुड जा रहा है और उसका फ्रेट 1500 या उससे कम है, तो एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब उसके ऊपर जीएसटी ना नॉर्मल चार्ज में ना रिवर्स चार्ज में आएगा। और अगर उसके ट्रक में एक से ज्यादा कंसाइनमेंट जा रहे हैं तो पर कंसाइनी फ्रेट अगर 750 या उससे कम होगा, पर कंसाइनी समझ लो उसके ट्रक में यहाँ पे 50 कंसाइनमेंट जा रहे हैं, और पर कंसाइनी अगर अमाउंट 750 से कम होगा तो उसको एग्जम्पशन दे दिया जाएगा, उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। एक दूसरा एग्जम्पशन जो आपको लर्न करके ही जाना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन है बेटा। यहाँ पे दूसरा एग्जम्पशन क्या है? यहाँ पे देखो, इफ फॉलोइंग गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय जीटीए रेल और वेसल, देन यहाँ एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स। पहला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक मैन्योर, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर, पल्सेस एंड राइस। हाँ, ये मैं इस पे डिस्कशन करूंगा। ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट। तो इसको आप थोड़ा मेमोरी टेक्निक में भी ले सकते हो। DR डॉक्टर, उसके बाद में MONA, करेक्ट, डॉक्टर मोना। तो आप इसको ऐसा भी याद कर सकते हो, डॉक्टर मोना, और लेकिन आपको याद आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब ऐसा जो फार्म से निकला है, कोई प्रोसेसिंग नहीं, या वही प्रोसेसिंग जो यूजुअली कल्टीवेटर करता है, उस कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा तो एग्जाम। अब सेकंड लिस्ट में क्या कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ गुड्स एग्री एपी में ना आए, जैसा मिल्क, पास्चराइज मिल्क, प्रोसेसिंग बाहर हो जाती है तो नहीं आता है। सॉल्ट एपी में नहीं आता है। फूड ग्रेन्स, बहुत सी फूड ग्रेन्स एपी में नहीं आती है, पल्सेस वगैरह। उसके बाद में राइस, ओके, फ्लोर भी एपी में नहीं आता है। पर ये लिस्ट याद रखना है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा तो एग्जम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब फर्टिलाइजर्स होगा तो एग्जम्प्ट है। बेटा आवाज आ रही है क्लियर? बेटा आवाज बताइए क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से हमारा लास्ट लेक्चर हैंग हो गया, हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट को यहाँ स्पेशल एग्जम्पशन दिया गया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, ऑर्गेनिक मैन्यूअर हो, रिलीफ मटेरियल हो, न्यूज़पेपर, ट्रांसपोर्टेशन बाय जीटीए, रेल और वेसल, ये 3 मोड में एग्जम्पशन है, जीटीए, रेल और वेसल। और ये जो मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स है या पल्सेस राइस, ये एपी नहीं है। आई रिपीट, ये एपी नहीं है। ओके, जहाँ तक कि मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर, पल्सेस, ये एपी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बेटा ये स्पेशल बेनिफिट दिया गया फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो ये लिस्ट आपको लर्न करनी पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट, हाँ 21B में इन्होंने एक एग्जम्पशन जो कवर किया है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। हाँ, अब ये एग्जम्पशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर जीटीए ने सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जस्ट अ मिनट है, अगर जीटीए ने सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया, या जीटीए ने सर्विस यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज को दिया जो इसलिए रजिस्टर्ड है कि यहाँ ओनली टीडीएस डिडक्ट करना है, तो बेटा यहाँ एग्जम्प्ट है। अब जीटीए वाला रिवर्स चार्ज याद करना, जीटीए में वाला रिवर्स चार्ज मैंने आपको कहा था कि उसने अगर गवर्नमेंट को सर्विस दिया, गवर्नमेंट एजेंसी को, लोकल अथॉरिटी को सर्विस दिया, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ एग्जम्पशन दिया हुआ है। ना नॉर्मल चार्ज लगता है, ना रिवर्स चार्ज लगता है। इज इट क्लियर बेटा? चलिए, यहाँ हमने ये देखा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे ये भी एंट्री अच्छे से पढ़ के जाना, या सर्विस बाय ऑफ गिविंग ऑन हायर। अब देखो एक बात बता दूं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस देना, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देना और हायरिंग सर्विस देना, इसमें क्या डिफरेंस है? गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस देना या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस लेना मतलब व्हीकल पे मेरा कंट्रोल है, मेरा ड्राइवर है, आप सिर्फ गुड्स दो या आप पैसेंजर बैठो और टिकट के चार्जेस दे दो, बात खत्म। और हायरिंग मतलब मैंने अपना व्हीकल आपको पूरा दे दिया, कंट्रोल आपका, सुपरविजन आपका, सब कुछ ऐसा। जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी को मैंने अपना व्हीकल दे दिया कि ठीक है, तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारा यहाँ ट्रांसपोर्टेशन तुम डिसाइड करो, आप सिर्फ मंथली रेंट दे देना। तो इसमें कंट्रोल आपका नहीं होता है, सुपरविजन आपका नहीं होता है, आपने पूरा हायरिंग कर दिया। तो ये स्पेशल एग्जम्पशन बेटा हायरिंग पे है, सुनिएगा, ये स्पेशल एग्जम्पशन हायरिंग पे है। अगर आप हायरिंग पे देते हो मोटर व्हीकल, हायरिंग पे देते हो टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मीन टू कैरी आउट मोर देन 12 पैसेंजर, यानी कोई बस जिसमें 12 से ज्यादा पैसेंजर बैठ सकते हैं, और आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को हायर पे दिया तो एग्जम्पशन मिलेगा। अगर आपने लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल मतलब ई व्हीकल आपने लोकल अथॉरिटी को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, जिसमें यहाँ पे 12 से ज्यादा पैसेंजर यानी बस अगेन, तो उनको दिया तो एग्जम्पशन है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को आपने अगर कोई ट्रक दिया तो एग्जम्प्ट है हायरिंग पे, यानी मैंने ट्रक खरीद लिए 5 और मैंने, मेरी एजेंसी नहीं है, पर कोई जीटीए को मैंने ट्रक दे दिया तो उसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। और
मैंने ऐसे बंदे को हायरिंग पे दिया जो आगे स्कूल को सर्विसेज दे रहा है। ओके, मैंने थोड़ा ये जो है ना सी वाला वर्डिंग्स करेक्ट कर लेना। मैंने ऐसे बंदे को हायरिंग पे दिया जो आगे स्कूल को सर्विस दे रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, तो वो केस में एग्जाम्शन मिलेगा। थोड़ा ये वर्डिंग को आपने अच्छे से लिख लेना है रेगुलर बुक्स में। तो इतने एग्जाम्शन यहाँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमने देखे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ध्यान से देखो, जस्ट मिनट में आपको मेरे मोबाइल में कनेक्ट कर लेता हूं ऑनलाइन। ठीक है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में बेटा रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, अब उन्होंने बेनिफिट क्या दिया है कि आपका रहने लायक घर या रहता हुआ घर आपने वो रेंट पे दिया रहने के लिए, तो एग्जम्पशन है। तो ड्वेलिंग की डेफिनेशन उन्होंने नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे ड्वेलिंग का मीनिंग ये होता है कि ऐसा अकोमोडेशन जो बनाया गया फॉर स्टे और आपने लॉन्ग टर्म यूज के लिए दिया गया। ध्यान से सुनना, लॉन्ग टर्म यूज के लिए दिया तो और रहने के लिए दिया तो एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब अगर आपने अपना रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रहने के लिए नहीं दिया, आपने अपना रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ऑफिस पर्पस के लिए दिया तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपने अपना रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ऑफिस कम कि कमर्शियल पर्पस के ऑफिस प्लस रेसिडेंशियल के लिए दिया तो ये मिक्स सप्लाई में चले जाएगा और हाईएस्ट रेट मतलब पूरा ऑफिस माना जाएगा और जीएसटी लग जाएगा। तो सिर्फ ओनली रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया तो ही उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा। दूसरी मैं बात आपको ये कह दूं कि होटल, इन, गेस्ट हाउस ये टेम्पररी पर्पस के लिए यहाँ पे दिया जाता है, डेली पर्पस के हिसाब से दिया जाता है, लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से नहीं दिया जाता है। इसलिए होटल, इन, गेस्ट हाउस यहाँ पे ये कवर नहीं होगा, लॉजिंग वगैरह। लेकिन हॉस्टल पे अभी एडवांस रूलिंग के ली है और सबका मानना ये है ना, इवन एडवांस रूलिंग ये कहती है कि हॉस्टल जो है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में कंसिडर हो सकता है और उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। ये बात थी रिगार्डिंग टू रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। इज इट क्लियर बेटा? हॉस्टल के लिए तो अभी मैं आपको यही कहूँगा कंफ्यूजन है कमल। ओके, और हॉस्टल में अभी एक एडवांस रूलिंग आई है कि हॉस्टल रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में कवर हो सकता है, पर वो भी क्लियर नहीं है तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, कंफ्यूजिंग एरिया है। उसके बाद में बेटा ओके नेक्स्ट एंट्री ये भी पढ़ के जाना, होटल। अगर हाँ, ये स्पेशली होटल वालों को मिला है क्योंकि होटल रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में नहीं आता है। तो होटल वालों को क्या बेनिफिट दिया है कि अगर आपके होटल में कोई ऐसी रूम होगी जिसका भाड़ा, जिसका रेंट जो है 1000 या उससे कम होगा, रेंट 1000 या उससे कम आप चार्ज कर रहे हो, मतलब जिसकी वैल्यू 1000 या उससे कम होगी तो एग्जम्पशन दिया जाएगा। ख्याल रहे बेटा, ये वैल्यू पे, जिसका वैल्यू पर यूनिट मतलब पर रूम पर यूनिट पर डे अगर 1000 या उससे कम होगा तो ज़्यादा होगा। अब मेरा बहुत बड़ा होटल है, कुछ रूम्स 800 वाली है, कुछ रूम 1500 वाली है, कुछ रूम्स यहाँ पे 5000 वाली है। तो बेटा ये 1000 क्राइटेरिया है, ये 1000 बेसिक डिडक्शन नहीं है। मतलब अगर आपका अमाउंट 1000 से ज़्यादा जाता है, आई रिपीट 1000 से ज़्यादा जाता है तो यहाँ पे फुल अमाउंट पे जीएसटी पे किया जाएगा। अभी हिना हॉस्टल के लिए आप 1000 का लिमिट लगा सकते हो, लेकिन हॉस्टल अभी भी कंफ्यूजन में है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा यहाँ पे, तो नेक्स्ट ये तो हमने कवर किया, यहाँ पे 1000 पर डे और इक्विवेलेंट बेनिफिट दिया गया है। तो ये था हमारा रेसिडेंशियल ड्वेलिंग से रिलेटेड रेंटिंग सेक्टर में। अब आ जाते हैं हम एंटरटेनमेंट सेक्टर में, एंटरटेनमेंट, म्यूजियम वगैरह। तो चलो इसके रिलेटेड एग्जाम्पशन देख लो। अगर कोई क्लासिकल फोक आर्टिस्ट होगा जो म्यूजिक, डांस या थिएटर परफॉर्मेंस कर रहा है और क्लासिकल फॉर्म या फोक डांस में कर रहा है, मतलब वेस्टर्न डांस या बाकी नहीं, उन्होंने फोक या क्लासिकल का है और म्यूजिक, डांस, थिएटर परफॉर्मेंस कोई आर्टिस्ट कर रहा है तो उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा। और उसको कैपिंग है, और उसको कैपिंग कितना बेटा 1,50,000 पर इनवॉइस पर परफॉर्मेंस, उसकी वैल्यू 1,50,000 उससे कम होनी चाहिए। अगर वैल्यू 1,50,000 से ज़्यादा होगी तो पूरे अमाउंट पर टैक्स लगाया जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन यह है कि वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर नहीं होना चाहिए। अगर वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर दे रहा है तो फिर 1 रुपये का भी सर्विस टैक्सेबल कर दिया जाएगा।
उसके बाद में बेटा नेक्स्ट जो हम देखें यहाँ पे, तो सर्विस बाय ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू। एडमिशन मतलब म्यूजियम में जाने के टिकट चार्जेस, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जितने भी टिकट चार्जेस, वॉट एवर इज द टिकट चार्जेस, वो एग्जाम्पशन दिया गया है। नेक्स्ट सर्विस बाय ऑफ राइट टू एडमिशन मतलब अगेन टिकट चार्जेस टू सर्कस, डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा, बैलेट। उसके बाद में रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेंशन, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और स्पोर्टिंग इवेंट्स। ओके, अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, तो स्पोर्टिंग इवेंट दोनों भी रिकॉग्नाइज और नॉन रिकॉग्नाइज कवर किया है। और प्लानिटेरियम, अगर आपके टिकट चार्जेस 500 या उससे कम होगा तो एग्जाम्पशन, अदरवाइज टैक्सेबल। ये आपको लर्न करना पड़ेगा लिस्ट, ठीक है, कोई मेमोरी टेक्निक बना लेना पर लिस्ट लर्न करना पड़ेगा। अब ख्याल में रखना, अगर आप म्यूजियम में जाओगे तो टिकट चार्जेस कुछ भी हो, मतलब 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये हो, एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आप ये यहाँ पे जो उन्होंने लिस्ट दिया है सर्कस, डांस वगैरह, यहाँ जाओगे तो 500 से नीचे कम होगा तो यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया जाएगा। 500 तक होगा, इंक्लूडिंग 500 होगा तो एग्जाम्पशन दिया जाएगा, 500 के ऊपर होगा तो टैक्सेबल किया जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? तो ये थोड़ा लर्न करके जाना। उसके बाद में ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी लाइक डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, कल्चर तो एग्जाम्प्ट है। और स्पोर्ट अगर चैरिटेबल ट्रस्ट दे रही होगी तो एग्जाम्प्ट है। उसके बाद में एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल है, अजंता एलोरा है, अगर यहाँ टिकट चार्जेस होंगे तो वो टोटली एग्जाम्प्ट है। तो इस बार एंटरटेनमेंट सेक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है, ये सेक्टर अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। इज इट क्लियर बेटा? सब ठीक चल रहा है आपकी तरफ से? हाँ कहिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में यहां एग्जाम्पशन देखो, सर्विस बाय ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांसेस। इंडिया में कोई भी, मैं सिर्फ बैंक का नाम ले रहा हूं, फाइनेंशियल सेक्टर, इंडिया में कोई भी किसको लोन, डिपॉजिट, एडवांसेस, आपने बैंक में डिपॉजिट रखे, बैंक आपको डिपॉजिट लोन दे रहा है, ओडी, सीसी, सभी इंडिया के सभी लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट अनसिक्योर्ड लोन है, उस पर लगने वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट रहेगा, उस पर लगने वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट रहेगा, या उसका डिस्काउंटिंग होगा, चेक डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग वगैरह, तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड पे लगने वाला, ये आपको याद रखना है, क्रेडिट कार्ड पे लगने वाला इंटरेस्ट पे जीएसटी आएगा। इज इट क्लियर? दूसरा, सेल परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी। अब मैं आपको कहता हूं सेल परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इन मनी है, मतलब पैसा देना, पैसा लेना, ये ट्रांजैक्शन इन मनी है। पर इससे रिलेटेड अगर सेपरेट कमीशन लगाया जाए तो वो सर्विस मानी जाती है, तो वो कमीशन जो है टैक्सेबल होता है, जिससे रिलेटेड वैल्यूएशन में हमने देखा ओके आरबीआई रेट और आपका रेट का डिफरेंस, या 1 लाख 10 लाख या 10 लाख के ऊपर के स्लैब रेट में कमीशन पे वैल्यू निकाली गई है तो उसके ऊपर जीएसटी आता है। पर उन्होंने यहाँ क्या बेनिफिट दिया कि अगर ये ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज वाला ट्रांजेक्शन अगर बैंक टू बैंक होगा या डीलर टू बैंक होगा या डीलर टू डीलर होगा, तो इन बीच में अगर कमीशन लगा जाए तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ एग्जाम्पशन दिया है। उसके बाद में 2000 तक आप कार्ड स्वैप करते हो तो उसका ट्रांजैक्शन फीस पे एग्जाम्पशन दिया गया है। तो ये पहला वाला एग्जाम्पशन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप रीड करके चले गए तो भी चलेगा। एजुकेशन सेक्टर, अब एजुकेशन सेक्टर देखो, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। पहले तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यहाँ एग्जाम्पशन दिया गया। एक तो प्री स्कूल, हायर एंड सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। मैंने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज लिखा है, अगर आप बुक पढ़ोगे तो बुक में लिखा है कि भाई एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ। मतलब ओके, यहाँ पे जो बाय लॉ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है वो अगर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है तो वो सिचुएशन में एग्जाम्पशन दिया जाएगा। ठीक है बेटा, वो सिचुएशन में यहाँ पे एग्जाम्पशन उन्होंने एजुकेशन सेक्टर को दिया है। और थर्ड, अप्रूव्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे एनसीवीटी, एससीवीटी के मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल्स कोर्स, वो थोड़ा आपने पढ़ के जाना, या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स उसमें कवर किया गया है। तो अब ये अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और ये कोई भी सर्विस देती है, एनी सर्विस टू स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, अगर कोई भी सर्विस स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को देती है तो एग्जाम्पशन रहेगा। फिर कोई भी हो, फिर वो यहाँ पे एजुकेशन फीस हो, लैब चार्जेस हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो, कैटरिंग हो, स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को कोई भी सर्विस दिया जाए तो टैक्स होगा, लेकिन सॉरी एग्जाम्पशन होगा। लेकिन अगर इनके अलावा सर्विस दी तो टैक्स आएगा। लाइक कि ऑडिटोरियम रेंट पे दिया गया, प्लेसमेंट सर्विस, फ्रेंचाइजी सर्विस, मतलब कोई भी ऐसी सर्विस जो स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को नहीं है तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। उसके बाद में हाँ, ये तो हमने देखा कि ये जो सर्विसेज दे रहे हैं उसको एग्जाम्पशन है। ओके, अब ख्याल रहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट कोचिंग क्लासेस नहीं आते तो उसके ऊपर तो ऑब्वियसली टैक्स आना है। अब ये
जो सर्विसेज लेते हैं, आई रिपीट, ये सर्विसेज लेते तो कहाँ का एग्जाम्पशन है? अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले रहे हैं किसी ट्रांसपोर्टेशन से फॉर स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, कैटरिंग सर्विस ले रहे हैं या सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग सर्विस ले रहे हैं, तो ये एग्जाम्पशन सिर्फ स्कूल को ही मिलेगा, बाकी को नहीं। यानी प्री स्कूल और हायर एंड सेकेंडरी स्कूल, ओके, ये अगर सर्विस ले रही है, 3 सर्विसेज ले रही है तो एग्जाम्पशन मिलेगा। दूसरा, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स वगैरह होगी, तो ये अगर कॉलेजेस ले रहे हैं, यूनिवर्सिटीज ले रहे हैं, यानी ये क्लॉज में आने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं तो एग्जाम्पशन मिलेगा। और एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये तीनों में से कोई भी सर्विसेज ले रहा है तो एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके अलावा यानी ये जो लिस्ट दिया है, इसके अलावा बाकी कोई भी सर्विसेज लो तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा दोस्तों। आई रिपीट, इसके अलावा बाकी कोई भी सर्विसेज लो तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। जैसे आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने ओके रेंट, प्रीमाइसेस रेंट पे लिया तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे इस बात को। तो ये हमने देखा यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्पेशल एग्जाम्पशन डन बेटा। चलिए, और एक मैं आपको एक बात और बता दूं, ये कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, सर्विस बाय ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगेंस्ट, ये एंट्रेंस फीस कर देना, यहां थोड़ा करेक्ट कर लेना, एंट्रेंस फीस। ठीक है, तो ये जो एंट्रेंस फीस चार्जेस होते हैं, मतलब सबके एंट्रेंस एग्जाम होती है और एंट्रेंस फीस चार्जेस है, तो उसको भी उन्होंने एग्जाम्पशन दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने देखा। स्पोर्ट्स सेक्टर में ये पहला वाला ही अच्छे से पढ़ के जाना है, बाकी कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, स्पोर्ट्स सेक्टर में देखो, सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी बाय इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, मतलब कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर, रेफरी, ये लिस्ट लर्न करना है, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर, इतने ही लोग, इसके अलावा दूसरे कमेंटेटर वगैरह होगा तो टैक्सेबल, ये लोग अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को, आई रिपीट, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विस दे फॉर पार्टिसिपेशन इन इवेंट तो एग्जाम्प्ट रहेगा। और एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी अगर दूसरे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विस देगा तो वो केस में एग्जाम्पशन दिया जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? बाकी तो आपने पढ़ लेना, बाकी कोई इतने, अब मैं इसके आगे जितने इंपॉर्टेंट है, मेन सेक्टर तो मैं देख चुका हूँ, जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही हम देखेंगे। तो चलिए, उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, या गवर्नमेंट सेक्टर देख लेते हैं फटाफट। ओके, ये ऐसा करो, ये टाइटल को आप ऐसा लिख सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर देखो, एक तो है आरबीआई, आरबीआई किसी को भी सर्विस दे, कोई भी सर्विस दे एग्जाम पर, देखो सर्विस प्रोवाइडेड बाय आरबीआई एग्जाम, सर्विस प्रोवाइडेड टू आरबीआई एग्जाम नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट, ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, मतलब फॉरेन कॉन्सुलेट ऑफिस हो गया या वीजा ऑफिस होगा, वो जो सर्विसेज देंगे एग्जाम, उनको जो सर्विसेज मिलती है तो वो कि यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। पर अगर वो जो सर्विसेज देंगे एग्जाम्प्ट है। उसके बाद में आपके टोल चार्जेस एग्जाम्प्ट रहेंगे, फिर वो एन्युटी टोल चार्जेस भी होंगे तो एग्जाम्प्ट रहेंगे। नाउ ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अब मैं थोड़ा ध्यान से सुनना, एक चार्ट जो मैं रेगुलर क्लास में भी आपको पढ़ाता था, वो चार्ट में लेना चाहूंगा गवर्नमेंट सेक्टर का। देखिए, यश जो हो रहा है वो तो पढ़ लो भाई। अब आपको सब कुछ चाहिए तो एक काम करेंगे, हम तुम्हारा आंसर शीट भी आके लिख देंगे। इतना स्पून फीडिंग मत करो, आप ट्राई करो यार। कोई प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप ओके यहाँ पे तो एमसीक्यू, कस्टम्स और एफटीपी, अरे खुद तो कुछ करो, सब रिवाइज करके मिलेगा। मैं जितना मेरे से होगा उतना करके दूंगा। ओके, स्पून फीडिंग की बिल्कुल आदत मत लगाओ, ठीक है? ठीक है, एक मेमोरी टेक्निक किसी ने भेजी है, अनु ने, प्रेम चोपड़ा की सर्विसेज, वो जो स्पोर्ट वाला था। पी फॉर प्लेयर, आर फॉर रेफरी, ई फॉर एम्पायर, एम फॉर मैनेजर और सी फॉर कोच। प्रेम चोपड़ा की सर्विसेज। चलो, तो पी फॉर प्लेयर, आर फॉर रेफरी, ई फॉर एम्पायर, एम फॉर मैनेजर प्रेम और सी फॉर कोच। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज देखो, गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप सर्विसेज ध्यान से देखना,
गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मतलब वो एग्जम्पशन को पूरा चार्ट में देखो, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जम्पशंस है मैं चार्ट में यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। एक लेता हूँ जनरल और एक लेता हूँ स्पेशल। स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में मैं ए, बी और सी, कौन कौन से ए बी सी बेटा, ए बी सी मैं ये स्पेशल कैटेगरी में लेता हूँ। और वो यहाँ पे सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनकी कुछ ही सर्विस टैक्सेबल है, जो है स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। तो किसी भी पर्सन को उन्होंने ये चार सर्विसेज प्रोवाइड की तो टैक्सेबल होगी, लेकिन गवर्नमेंट को प्रोवाइड की तो टैक्सेबल नहीं होगी। तो पहला वाला मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज। दूसरा अगर आप देखोगे तो वेसल और एयरक्राफ्ट वाली सर्विसेज, यहाँ पे दूसरा मैं ले लेता हूँ, वेसल सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट एट पोर्ट। और तीसरा ओके, गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ये मैं स्पेशल में ले लेता हूँ। वेसल और एयरक्राफ्ट और गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर, ये मैं तीन। वैसे तो सभी गवर्नमेंट की सर्विसेज ये एग्जाम्पशन के हिसाब से एग्जम्प्ट रहेगी, लेकिन ये तीन कैटेगरी वाली और एक फोर्थ मैं बाद में लूंगा, तो ये तीन कैटेगरी वाली सर्विसेज ये टैक्सेबल ही होगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वो चार सर्विसेज, वेसल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड और गुड्स और पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, ये टैक्सेबल होगी। लेकिन गुड्स और पैसेंजर के जो सेक्टर हमने पहले देखा एग्जम्पशन का, उसमें एग्जम्पशन होगा तो मिल जाएगा। जैसे गवर्नमेंट का अगर रेलवे सेक्टर है तो सिर्फ एसी क्लास, फर्स्ट क्लास ही टैक्सेबल होगी। तो इन शॉर्ट ये एंट्री आपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ रीड करना है, तो वो सर्विसेज टैक्सेबल होगी। और ये टैक्सेबल जो होगी ये फॉरवर्ड चार्ज में ही आएगी, ध्यान से सुनना, ये फॉरवर्ड चार्ज में ही आएगी, ये रिवर्स चार्ज में नहीं आएगी। मतलब ये किसी को भी दे, बिजनेस एंटिटी को दे, छोटे बच्चे को दे, कोई भी पब्लिक को दे, स्पीड पोस्ट है, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट है, ऑलवेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इसको रिवर्स चार्ज नहीं आएगा गवर्नमेंट सर्विस को। अब जनरल, अगर गवर्नमेंट सर्विस पब्लिक, ये मेरे क्लासिफिकेशन पब्लिक और बिजनेस एंटिटी। अब सुनो, अगर गवर्नमेंट सर्विस जो है यहाँ पे पब्लिक को जा रही है तो ऑल सर्विसेज एग्जम्प्टेड, ओके, ये ऐसा मीनिंग आता है। तो ये एंट्री को कैसे पढ़ना, ऑल सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एग्जम्प्टेड, लेकिन ये तीन टैक्सेबल और ये बिजनेस एंटिटी वाली टैक्सेबल। तो पब्लिक को जा रहा है तो एग्जम्प्ट है, ओके, ऑल सर्विस एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर सर्विस बिजनेस एंटिटी को जा रही है, डी क्लॉज में बिजनेस एंटिटी को जा रही है तो यहां टैक्सेबिलिटी आएगी, यहां टैक्सेबल आएगा अगर बिजनेस एंटिटी। और बेटा यहां चार्ज कैसे होगा, रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज। तो अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है या ये तीन केसेस में सर्विस दे रही है तो टैक्सेबल, ये तीन केसेस में ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज रहेगा। ये बिजनेस एंटिटी को रहेगा तो ये रिवर्स चार्ज में आएगा। अब बेटा यहां पे मैं ये चार्ज थोड़ा बताता हूं। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट एंड अदर सर्विसेज, अदर सर्विसेज, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो सिचुएशन में अगर रजिस्टर्ड पर्सन को गवर्नमेंट ने सर्विस दिया होगा और अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया होगा तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा, और अनरजिस्टर्ड को लग जाएगा तो फॉरवर्ड चार्ज में ओके यहाँ पे टैक्स आएगा। ये ध्यान रखना, रेंटिंग के लिए स्पेशली यहाँ हमने लिया। यस काजल आप सही हो, ओके। और बाकी अदर सर्विसेज आरसीएम में ही आएगी, अदर सर्विसेज आरसीएम में आएगी। तो ये इस चार्ट को अगर आप ऐसा पढ़ो ना तो बहुत बेस्ट रहेगा। जनरल, स्पेशल, स्पेशल में तीन ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, जनरल में पब्लिक को ऑल सर्विसेज एग्जाम, बिजनेस एंटिटी को टैक्सेबल, उसमें रेंटिंग होगा, रेंटिंग में रजिस्टर्ड होगा तो आरसीएम, अनरजिस्टर्ड होगा तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स आएगा, यानी गवर्नमेंट टैक्स देगी। और बाकी अदर सर्विसेज के लिए बेटा फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा। ये बात आई आपके समझ में। और फिर बेटा ये तो मेन एग्जाम्पशन हुआ, इसके अलावा गवर्नमेंट ने अदर एग्जाम्पशन दी है। अदर एग्जाम्पशन में आपको अगर मेरा चार्ट याद होगा तो अदर एग्जाम्पशन में मैंने आपको ये बताया था टर्नओवर बेस और वैल्यू बेस एग्जाम्पशन। अब टर्नओवर बेस और वैल्यू बेस एग्जाम्पशन में क्या है बेटा, मैं आपको याद दिला दूं फटाफट। ओके, यहां पे टर्नओवर बेस और वैल्यू बेस एग्जाम्पशन में अगर
आप देखो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया और बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो रिवर्स चार्ज लग जाता है, लेकिन लॉयर जैसा बेनिफिट यहां पे भी दिया। लॉयर जैसा बेनिफिट यहां पे क्या दिया है कि जो बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से सर्विस ले रही है उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर उतना ही था जो उसको रजिस्ट्रेशन के बाहर रख सकता था। सुनना, जो उसको रजिस्ट्रेशन के बाहर रख सकता था, एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर उतना था जो उसे रजिस्ट्रेशन के बाहर रख सकता था। तो करंट ईयर में वो जो भी सर्विसेज लेगा वो एग्जम्प्ट रहेगी। आई रिपीट, करंट ईयर में जो भी सर्विसेज लेगा वो एग्जम्प्ट रहेगी। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ बोलिए। चलो उसके बाद में बेटा यहां पे नेक्स्ट चलो ये दूसरा एक वैल्यू बेस एग्जम्पशन दिया है। वैल्यू बेस एग्जम्पशन कितना दिया है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई सर्विस दी, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने सर्विस दी और वो सर्विस की इनवॉइस वैल्यू अगर 5,000 से कम है, इनवॉइस वैल्यू 5,000 या उससे कम है, तो वो इनवॉइस पे एग्जम्प्ट रहेगा। फिर वो किसी को भी दे, यानी कोई बड़ी बिजनेस एंटिटी का जिसका टर्नओवर 200-300 करोड़ है पर गवर्नमेंट से सर्विस ली और इनवॉइस बेस पर अगर अमाउंट 5,000 से कम है तो एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन अब पहला जो टर्नओवर बेस वाला एग्जम्पशन था, एग्रीगेट टर्नओवर बेस वाला एग्जम्पशन था, वो ये स्पेशल कैटेगरी को अप्लीकेबल नहीं है। मतलब ओके, इसलिए मैंने इसको स्पेशली कर दिया है। मतलब जितने भी एग्जम्पशन है ये स्पेशल कैटेगरी को मिलते ही नहीं है। मतलब ये स्पीड पोस्ट सर्विस छोटे बच्चे को भी प्रोवाइड किया तो टैक्सेबल होगा। इसलिए जो यहाँ पे पिछले साल आपका टर्नओवर उतना है जो आपको एग्जम्पशन के बाहर रखता है, तो आपको यहाँ करंट ईयर में जितने भी गवर्नमेंट की सर्विस लोगे एग्जम्प्ट है, लेकिन ये 3 सर्विसेज लोगे तो टैक्स आएगा और वो भी फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट देगी और वो आपको टैक्स लगा के देगी। इज इट क्लियर? दूसरा, ये जो यहाँ पे टर्नओवर वाला एग्जम्पशन है ये रेंटिंग को अप्लीकेबल नहीं होगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो वो टर्नओवर वाला एग्जम्पशन नहीं होगा। मतलब पिछले साल आप थ्रेशोल्ड के नीचे थे, लेकिन करंट ईयर में आपने अगर रेंटिंग लिया और गवर्नमेंट से लिया तो आप करंट ईयर में आप अगर रजिस्टर्ड होगे तो रिवर्स चार्ज, और रजिस्टर्ड नहीं होगे तो गवर्नमेंट आपको टैक्स लगा के देगा, लेकिन वो 2 केस में अप्लीकेबल नहीं होगा। ये 2 ना टर्नओवर बेस वाले और वैल्यू बेस वाले एग्जम्पशन अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू बेस वाला एग्जम्पशन, मतलब भाई वो सर्विस किसी को भी दे, बड़े बिजनेसमैन को भी दे, 5,000 तक का इनवॉइस होगा तो वो एग्जम्पशन में रहेगा। और अगर आपका कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस होगा तो पूरे साल का अमाउंट 5,000 माना जाएगा, और अगर आपका कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस नहीं होगा तो पर इनवॉइस 5,000 माना जाएगा। और ये एग्जम्पशन ये स्पेशल कैटेगरी वालों को अप्लीकेबल नहीं है। मतलब 5,000 का इनवॉइस अगर स्पीड पोस्ट का बनता है, 5,000 का 50 रुपए का भी स्पीड पोस्ट का बनता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। आई रिपीट, उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहां पे, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर हम यहां पे देखें तो ये जो वैल्यू बेस वाला एग्जम्पशन है 5,000 वाला, ओके, ये रेंटिंग को भी अप्लाई होता है। ये पॉइंट ध्यान से पढ़ के जाना, ये रेंटिंग को भी अप्लाई होता है बेटा वैल्यू बेस वाला एग्जम्पशन। इज इट क्लियर? चलिए तो ये टर्नओवर बेस वैल्यू बेस वाला एग्जम्पशन हम पढ़ के गए। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फीस अंडर एनी एक्ट या फिर कैलिब्रेशन सेफ्टी चेक वगैरह, तो देखो ये टर्नओवर बेस वैल्यू बेस एग्जम्पशन हुए। दूसरा जो है या रजिस्ट्रेशन बेस एग्जम्पशन में रजिस्ट्रेशन फीस अगर किसी एक्ट में लगती है तो वो एग्जम्प्ट है। टेस्टिंग कैलिब्रेशन चार्जेस वो एग्जम्प्ट है। उसके बाद में पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, वो वाले एग्जम्पशंस यहाँ पे दिए। मैंने कवर किए बेटा एग्जम्पशन सब, वो आप अच्छे से पढ़ के जाना जो अलग से एग्जम्पशंस दिए हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो गई? जस्ट मिनट बेटा। हाँ, रजिस्ट्रेशन बेस्ड जो एग्जम्पशन है जैसे टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक फॉर ओके वर्कर, कंज्यूमर, पब्लिक एट लार्ज, उसको एग्जम्पशन दिया गया। ओके, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो सर्विसेज दे रही तो एग्जम्प्ट है। राइट बेस एग्जम्पशन, राइट बेस एग्जम्पशन में ये वाला पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी अगेंस्ट कंसिडरेशन
फॉर ग्रांट टू अनदर गवर्नमेंट या लोकल बॉडी, तो वो एग्जम्प्ट है। सर्विस बाय वे ऑफ ओल्ड एज होम, ये भी आपने पढ़ के जाना है, और ये पहला वाला भी पढ़ के जाना है। ओके, पहला वाला जो है राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, यानी किसी इंडिविजुअल फार्मर को नेचुरल रिसोर्सेज के राइट गवर्नमेंट देती है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो एग्जम्पशन दिया गया है। तो उसके बाद में अदर एग्जम्पशन जो है, ओके, ये अदर एग्जम्पशंस आपने बुक में से अच्छे से पढ़ के जाना है। ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट वाले एग्जम्पशंस ये आपको पढ़ना है। चलो, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट अदर एग्जम्पशंस हो गए वो भी लोगा। अब जितने बचे हुए एग्जम्पशंस है इसमें से मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वही मैं यहाँ रिवाइज करूँगा, जो आपको मैं टिक करके देता हूँ, अच्छे से पढ़ के जाना है। ये ठीक है, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ओके, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेबी वाला, अरे यार क्या हो गया, वापस से वो तकलीफ दे रहा है। ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला बाय ATDU, बाय ATDU ये आपको पढ़ के जाना है। ट्रांसमिशन, ये लीज वाला 30 साल के ऊपर अगर लीज दिया तो उसका जो प्रीमियम है वो एग्जम्प्ट रहेगा, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, चलो यहाँ एक लीज वाला आपको, मैं मेरे इस पे आ जाता हूँ। उसके बाद में राइट साइड में अगर आप चार्ट में आते हो तो अब आते हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, ये वाला मैं थोड़ा यहाँ पे लेना चाहूँगा। ये ऐसा है बेटा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे अगर आप आते हो यहाँ पे, चलो आ जाओ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फटाफट। हाँ, वो क्या कहते हैं कि आप अगर अपना सिंगल हाउस बनाते हो, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, यानी आपका इंडिविजुअल प्लॉट है और वो इंडिविजुअल प्लॉट पे आप सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बनाना चाहते हो, तो आप उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन सर्विस लोगे, बुक में से पढ़ के जाना, बहुत ही शॉर्ट सिंपल इसमें दिया है मैंने, ये थोड़ा बुक में से पढ़ के जाना। उसमें अगर आप कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन वर्क लेते हो किसी से और वो ओरिजिनल वर्क होगा, तो वो केस में यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। पर इसमें बहुत सारे कंडीशन डाल के रखी है। पहले तो अपना खुद का एक घर बांधने के लिए वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट को ही एग्जम्पशन मिलेगा, मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, प्योरली लेबर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। 4 ही सर्विसेज को उन्होंने एग्जम्पशन दिया, वो है कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन और ओरिजिनल वर्क। ओरिजिनल वर्क की डेफिनेशन ये है कि आप जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो स्टार्ट से लेके एंड तक, रिपेयर, मेंटेनेंस, एडिशन, अल्ट्रेशन नहीं कर रहे हो, आप स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा नया बना रहे हो, तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा, उसको सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट माना जाएगा। और सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट किसके बेस पे माना जाएगा कि आपको आपके कॉर्पोरेशन से जो सैंक्शन मिला है वो एक यूनिट का ही सैंक्शन मिला हुआ है। मतलब आपका अगर आपका फ्लैट अगर कोई बिल्डर के स्कीम में होगा तो फिर वो सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट नहीं है, वहां बिल्डर आपको GST लगाएगा। या 3 भाई मिलकर एक बिल्डिंग बना रहे, 3-4 भाई मिलकर एक बिल्डिंग बना रहे और सब ओके, और एक ही बिल्डिंग में एक से ज़्यादा यूनिट अलग अलग सैंक्शन किए, तो वो सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट नहीं माना जाएगा। ओके, हाँ, लेकिन एक सिंगल प्लॉट पे यहाँ पे मुख्य यहाँ अंबानी है, तो ये मुकेश अंबानी अगर अपना बहुत बड़ा बंगलो मान ले पर एक ही सैंक्शन है, तो वो भी सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट माना जाएगा और उसको वो कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, तो उसको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। हाँ, ये पढ़ के जाना बेटा 41A, 41B, TDR, FSI, लॉन्ग टर्म लीज, ओके, उसको एग्जम्पशन दिया गया है, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, नेक्स्ट, ये मैंने वैल्यूएशन का जब क्लैरिफिकेशन पढ़ा है उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है कि एग्जम्पशन कैसे मिलता है, तो आप जब क्लैरिफिकेशन देखोगे, अमेंडमेंट्स देखोगे, तो उसमें मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में ठीक है, इतने कोई इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन नहीं है। हाँ, ये 77 नंबर का, इसकी क्लैरिफिकेशन भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है।
सर्विस बाय हाउसिंग सोसाइटी अप टू एन अमाउंट 7,500 rupees per month per member for sourcing of goods or services from third person for a common use of its member in a housing society or residential complex. सिंपल वर्ड में रेसिडेंशियल वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी होगी. आई रिपीट, रेसिडेंशियल वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी होगी. तो रेसिडेंशियल वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी को यहाँ एग्जम्पशन दिया गया है. और वो रेसिडेंशियल वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी को जो एग्जम्पशन इन्होंने दिया है, वो अगर उसका मंथली मेंटेनेंस चार्जेस जो रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस है 7,500 या उससे कम हो गए तो वो जो है उसको एग्जम्पशन उन्होंने दिया है. लेकिन आपके मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 से ज़्यादा हो गए तो पूरा टैक्सेबल होगा. मतलब मंथली मेंटेनेंस चार्जेस अगर 9,000 रुपये होगा तो पूरा टैक्सेबल होगा. इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी आया बेटा, तो वो अमेंडमेंट में भी कवर है और मेरा क्लैरिफिकेशन से लेक्चर में भी कवर्ड है. तो वो क्लैरिफिकेशन भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है. तो ये वाला एंट्री विथ क्लैरिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है. उसके बाद में तो ऐसा कोई खास एंट्री नहीं है. हाँ, ये अब जितने भी एग्जाम्पशन हमने पहले देखे ये दोनों एक्ट में, मतलब क्या बेटा, ये CGST, SGST और IGST सबके एग्जाम्पशन है. और अब इसके आगे जो एग्जाम्पशन है ये स्पेशली IGST एक्ट के हैं, स्पेशली IGST एक्ट है. ये पहला वाला एग्जाम्पशन जो है बेटा, ये जो है ना, ये अच्छे से पढ़ के जाना. मैं आपको ये पहला वाला एग्जाम्पशन बता दूं. ये पहला वाला एग्जाम्पशन ये है बेटा, ओके, यहाँ पे कि अगर सर्विस प्रोवाइडर बाहर है, सुनना ध्यान से, अगर सर्विस प्रोवाइडर बाहर है और लेने वाला इंडिया में है, आई रिपीट, सर्विस लेने वाला इंडिया में है तो रिवर चार्ज लगता है. पर कुछ लोग अगर ये सर्विसेज लेते हैं तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा. पहला, अगर गवर्नमेंट ये सर्विसेज लेता है, लोकल अथॉरिटी ये सर्विस लेता है, या कोई इंडिविजुअल ये सर्विस लेता है जो बिजनेस के लिए नहीं ले रहा है. हाँ, मानते हैं कि वो जो इंडिविजुअल सर्विस ले रहा है वो इंपोर्ट सर्विस है, फॉर कंसिडरेशन भी होगी, तो उसके ऊपर 7(1)(b) में वो सप्लाई बोला है. इवन दो सप्लाई बोला है, पर इंडिविजुअल ये प्रूव कर दे कि हाँ मैं पैसा दे रहा हूं पर नॉट फॉर बिजनेस ले रहा हूं, वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, या गवर्नमेंट जो सर्विस ले रहा है वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, तो वो सिचुएशन में यहाँ एग्जम्पशन मिलेगा. दूसरा, अगर ये सर्विस बाहर वाले से चैरिटेबल ट्रस्ट ले रही है तो रिवर चार्ज में कोई टैक्स नहीं आएगा. तीसरा, अगर यहाँ पे एजुकेशनल जर्नल्स से रिलेटेड होगी और कॉलेज यूनिवर्सिटीज ले रहा होगा तो एग्जम्पशन मिलेगा. और चौथा बेटा, अगर सर्विस लेने वाला भी इंडिया के बाहर है, यानी सर्विस प्रोवाइड करने वाला भी इंडिया के बाहर है और सर्विस लेने वाला भी इंडिया के बाहर है, क्यों ना सर्विस इंडिया में दी होगी, वो एग्जम्पशन मिलेगा. इज इट क्लियर बेटा? तो ये एग्जम्पशन अलग अलग पर्पस के हिसाब से मैंने आपको ये कहा. तो पर इसके दो एक्सेप्शन है. ठीक है कि बाहर वाला जो है सर्विस दे रहा है, लेने वाला गवर्नमेंट, इंडिविजुअल है या चैरिटेबल ट्रस्ट है, पर अगर वो OIDAR सर्विस होगी, आई रिपीट, अगर वो बेटा OIDAR सर्विस होगी यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे A और B डाल देना. B भी है, A और B, मतलब A मतलब क्या बेटा, गवर्नमेंट, और B मतलब चैरिटेबल सर्विस. तो गवर्नमेंट या इंडिविजुअल OIDAR सर्विस ले रहा है, फिर क्यों ना वो अदर देन बिजनेस के लिए ले रहा हो. तो वो सिचुएशन में OIDAR का डिस्कशन हमने किया था. वो सिचुएशन में अगर ये NTOR, इसको NTOR कहते हैं, तो NTOR ये सर्विस ले तो फॉरवर्ड चार्ज में सामने वाला टैक्स देगा. और बेटा, अगर शिपिंग कंपनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विस देगी तो इंपोर्टर उसका टैक्स देगा. तो ये दो एक्सेप्शंस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा. तो ये एक एग्जम्पशन है. बाकी ये नेपाल भूटान वाला आपने अच्छे से पढ़ लेना है. RBI को मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सर्विस दिया तो एग्जम्प्ट है. ठीक है, तो ये थोड़े एग्जम्पशंस IGST के आपने अच्छे से पढ़ लेना है. तो बेटा मैं फिर से कहता हूँ कि मैंने यहाँ एग्जम्पशन कवर करने की कोशिश किया है, पर नोट्स के साथ साथ एक बार पढ़ना है. आपको अगर कोई एग्जम्पशन यहाँ बहुत ही शॉर्ट में लगता है तो वो जो है आपको यहाँ पे वो एग्जम्पशन आपको स्टिकी नोट लगा के एडिशनल उसमें ऐड करके अपने पॉइंट्स को कवर करना है. ठीक है दोस्तों, यस और नो? तो यहाँ हमारा एग्जम्पशन चैप्टर खत्म होता है.